वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का इस सेशन में स्वागत है। आज का जो हमारा सेशन है उसका पर्पस है कि एक डेमो वीडियो आपके सामने मैं रख रहा हूँ, डेमो लेक्चर आपके सामने रख रहा हूँ ज्योग्राफी थ्रू मैप्स का। लगभग 10 क्लासों की ये सीरीज है। पर्पस ये है इसका कि यूपीएससी के द्वारा जो प्रारंभिक परीक्षा में मैप बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, चाहे वो ज्योग्राफी के हों, पर्यावरण के हों, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कन्फ्लिक्ट के हों, चाहे सांस्कृतिक महत्व के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, इन सारे दायरों को समेटना, सहेजना और प्रभावी रूप से, है ना, एक अप्रोच विकसित करना जिसके माध्यम से हम क्वेश्चंस को हिट कर पाए। देखिए, आज चूंकि अफ्रीका आपके सामने है, लेकिन चाहे अफ्रीका हो, नॉर्थ अमेरिका हो, साउथ अमेरिका हो, यूरेशिया हो, एशिया हो, कोई सा भी एक महाद्वीप हो, अप्रोच सेम रहेगा, तरीका सेम रहेगा। इसी तरीके से हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे। अप्रोच क्या है? अप्रोच पहला ये है कि चूंकि भूगोल के छात्र होने के नाते, ज्योग्राफी के स्टूडेंट होने के नाते, हमें अफ्रीका के भूगोल को समझना पड़ेगा, फिजियोग्राफी, उसका क्लाइमेट। फिजियोग्राफी का मतलब क्या है? कहाँ पर पर्वत है, पठार है, मैदान है, नदियाँ हैं, है ना? इन सब के बारे में हमारी समझ विकसित करनी पड़ेगी। या रिसोर्सेज़ हैं, संसाधन हैं, और अगर किसी कारण से ये सब न्यूज़ में है, तो हमको और उस टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। तो एक अप्रोच, भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ अफ्रीका। चाहे वो, जैसा मैंने आपके सामने बात रखा, इन सारे पक्षों के बारे में एक समझ बनाना। दूसरा, अफ्रीका का मतलब केवल भौतिक भूगोल ही नहीं है, मानव भूगोल भी है। तो जो दूसरा अप्रोच होगा वो ये होगा कि अफ्रीका में हमको, या अफ्रीका का जब हम दायरा डेवलप करेंगे, तो उसमें दूसरा मानव से रिलेटेड पक्ष, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण यूपीएससी का फेवरेट एरिया है शहर। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण अरेंज करने के लिए देता है। तो हमको कुछ महत्वपूर्ण शहर अफ्रीका के, या अफ्रीका में जो 54 देश हैं उनके कुछ महत्वपूर्ण शहर, और अगर वो किसी कारण से हाल ही में न्यूज़ में रहे हैं, चाहे कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़ में रहे हों, या किसी अन्य पक्ष के पॉइंट ऑफ व्यू से, या कन्फ्लिक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़ में रहे हो, हमको एक मानव भूगोल के इस पक्ष को, शहरों को देखना पड़ेगा। 2 चीज़। तीसरा, यूपीएससी का एक जो फेवरेट एरिया है ना? पिछले कुछ वर्षों से लगातार देखा जा रहा है, वो है कन्फ्लिक्ट ज़ोन्स। तो हमको अफ्रीका के उन हिस्सों को भी देखना पड़ेगा कि कहाँ-कहाँ पर विवाद की स्थिति है, या पिछले 1 वर्षों में या हाल ही में वहाँ पर विवाद की स्थिति देखने को मिल रही है। जैसे हाल ही में अगर देखा जाए तो इथोपिया और इजिप्ट के बीच में नील नदी को लेकर के विवाद है, जो डैम बनाया जा रहा है इथोपिया के द्वारा। इथोपिया और एरिट्रिया के बीच में टिग्रे क्षेत्र को लेकर के विवाद है। लीबिया में सिविल वॉर की स्थिति है। अगर वेस्टर्न सहारा को देखें तो मोरक्को उस पे क्लेम करता है। तो ऐसी स्थिति में विवाद, डिस्प्यूट्स, एग्जामिनर का फेवरेट एरिया है, जो आपसे जानना चाहेगा, आपसे पूछेगा। तो ये 3-4 पक्ष हैं जिसके बारे में हमारी अच्छी समझ अफ्रीका को लेकर के होनी चाहिए, चाहे वो भौतिक भूगोल हो, मानव भूगोल हो, और तीसरा विवाद, कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर हम ये तीनों चीज़ों को साथ में लेकर के चल रहे हो, कंप्लीट कर रहे हैं, तो अगला पक्ष क्या होना चाहिए? अगला पक्ष ये होना चाहिए कि हमको सवाल करने चाहिए, हमको क्वेश्चंस पे फोकस करना चाहिए। और क्वेश्चंस पे फोकस करना चाहिए का मतलब क्या है? एमसीक्यू की प्रैक्टिस करें। हम सोचें कि वेस्टर्न सहारा पे क्या सवाल बन सकता है, लीबिया पे क्या सवाल बन सकता है, अल्जीरिया पे क्या सवाल बन सकता है, या एबीसीडी एक्स वाई जेड जो देश हैं, उनके ऊपर, चाहे वो प्राकृतिक भूगोल हो, चाहे मानव भूगोल हो, चाहे विवादों से रिलेटेड पक्ष हो, एमसीक्यूज क्या बन सकते हैं। तो हम हर क्लास में, है ना, अफ्रीका में 54 देश हैं, तो थोड़े-थोड़े देश करते चलेंगे, फिर सवाल करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, और साथ ही साथ, इनके साथ-साथ हमारे लिए ये भी ज़रूरी है कि हम ये देखें कि पिछले कुछ वर्षों में जो हम सवाल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, प्रोबेबल क्वेश्चंस, उसके साथ हम ये भी समझें कि यूपीएससी के द्वारा अफ्रीका से पिछले कुछ वर्षों में क्या सवाल पूछे गए, जिसको पीवाईक्यू कह सकते हैं। तो पीवाईक्यू का एनालिसिस भी साथ-साथ, यानी कि जब हम अफ्रीका करेंगे तो अफ्रीका में 3 पक्षों के बारे में, चाहे वो प्राकृतिक भूगोल हो, मानव भूगोल हो, विवाद हो, और फिर इन तीनों को करने के बाद हम उस पार्टिकुलर देश से रिलेटेड सवाल करेंगे, प्रोबेबल क्वेश्चंस करेंगे, और फिर ये भी देखेंगे कि पिछले कुछ वर्षों में अफ्रीका को लेकर के क्या सवाल बनाएगा, ताकि आप उस स्तर को समझ पाएँ कि यूपीएससी अफ्रीका से क्या सवाल पूछना चाहता है। ये अप्रोच है, ये पक्ष है। अब चाहे अफ्रीका बदले, नॉर्थ अमेरिका है, चाहे साउथ अमेरिका है, चाहे यूरेशिया है, महाद्वीप कोई भी बदलेगा, तरीका यही रहेगा, अप्रोच सेम रहेगा। भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, विवादों से रिलेटेड पक्ष, उससे रिलेटेड क्या पीवाईक्यू बन सकते हैं उस क्षेत्र विशेष में, और उस क्षेत्र विशेष से नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरेशिया से पिछले 10 वर्षों में यूपीएससी के द्वारा क्या-क्या सवाल पूछे गए हैं। चाहे वो आईआर का सवाल हो, चाहे वो कल्चर का सवाल हो, चाहे वो भूगोल के पॉइंट या पर्यावरणीय दृष्टिकोण से हो। ये एक अप्रोच है जो मैं आपके सामने रखना चाहता था कि इस तरीके से हम अपने सारे क्लासेस को कंडक्ट करेंगे।
उम्मीद करता हूँ कि बातें क्लियर हुई होगी या समझ बनी होगी। अब जैसे सपोज करते हैं मान लेते हैं हमारा अफ्रीका है। अगर मैं इन्हीं अप्रोच से आगे बढ़ूं, तो अगर मैं अफ्रीका को देखूं या अफ्रीका को देखूं, तो अफ्रीका को बहुत सारे हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। अफ्रीका में 54 देश हैं। अगर इन 54 देशों को मैं कहूं, या अगर 54 कंट्रीज हैं, इन 54 देशों को कहूं, तो इसको मैं 5 क्षेत्रों में डिवाइड कर सकता हूं, 5 रीजन्स में डिवाइड कर सकता हूं। 5 रीजन क्या हो सकते हैं? एक हो सकता है उत्तरी अमेरिका, सॉरी उत्तरी अफ्रीका, नॉर्दर्न अफ्रीका, अफ्रीका के उत्तर वाले देश। एक हो सकता है वेस्टर्न अफ्रीका, अफ्रीका के पश्चिम वाले देश। एक हो सकता है अफ्रीका का बीच वाला इलाका, सेंट्रल अफ्रीका। एक हो सकता है पूर्वी अफ्रीका के देश, और एक हो सकता है दक्षिण अफ्रीका के देश। तो भौगोलिक दृष्टिकोण से अफ्रीका को 5 जोन्स में डिवाइड किया जाता है। नॉर्थ अफ्रीका या उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका, मध्य अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका और दक्षिणी अफ्रीका के देश। क्लियर है? हमारा अप्रोच ये रहेगा कि हम इन पांचों क्षेत्रों को अलग अलग दृष्टिकोण से देखें, ताकि कोई भी क्षेत्र रह ना जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज का जो आपके सामने जो पक्ष लेकर के मैं खड़ा हूं, उसमें मैं अफ्रीका के उत्तरी हिस्से के बारे में चर्चा आपके साथ करना चाहता हूं, एक अप्रोच आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर मैं उत्तरी अफ्रीका की बात करूं, नॉर्दर्न अफ्रीका की बात करूं, तो इसकी शुरुआत होती है वेस्टर्न सहारा से। कहां से शुरू होता है? वेस्टर्न सहारा से। वेस्टर्न सहारा ऊपर जाएंगे तो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट और सूडान। इन देशों को हम संयुक्त रूप से उत्तरी अफ्रीका के देश कहते हैं। कई बार इनको मागरेब के क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, भी चर्चा करेंगे। ये 5 क्षेत्र। अब अप्रोच क्या होगा? ये 5 क्षेत्र हैं, तो इसका फिजियोग्राफी क्या है, इसका भौतिक भूगोल का पक्ष क्या है, इसका मानव भूगोल का पक्ष क्या है, या इन क्षेत्रों से रिलेटेड क्या हाल ही में कुछ विवाद की स्थितियां हैं, अगर हैं तो क्या है। इतना करने के बाद हम ये देखेंगे कि उत्तरी अफ्रीका से क्या क्या सवाल बन सकते हैं। 1 2 3 4 5 है ना, जो भी सवाल बन सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, कुछ वेस्टर्न सहारा से रिलेटेड सवाल की क्या प्रोबेबल क्वेश्चंस हो सकते हैं, मोरक्को से रिलेटेड कुछ सवाल, है ना, अल्जीरिया से रिलेटेड कुछ सवाल, ट्यूनीशिया से रिलेटेड, लीबिया से रिलेटेड, इजिप्ट से रिलेटेड कुछ सवाल देखेंगे कि क्या क्या प्रोबेबल क्वेश्चंस हो सकते हैं। फिर हम ये भी देखेंगे, अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के बाद हम ये देखेंगे कि यार पिछले 10 वर्षों से उत्तरी अफ्रीका के इन हिस्सों से यूपीएससी ने सवाल पूछा है कि नहीं पूछा है। अगर पूछा है तो क्या, उसका लेवल क्या है, उसका स्तर क्या है, तो वो देख लेंगे, तो हमको समझ में आ जाएगा कि हम जो चल रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, और यूपीएससी के द्वारा जो पूछा जा रहा है, उसमें एक समतुल्यता है। मतलब एक हम उस लेवल प्लेन पे पहुंच पा रहे हैं कि नहीं। अगर पहुंच पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उस दिन हम एक शानदार स्थिति में होंगे। पूछेगा क्या? अफ्रीका में यही करेगा, या तो नॉर्थ अफ्रीका, नहीं तो सेंट्रल अफ्रीका, नहीं तो वेस्ट अफ्रीका, नहीं तो ईस्ट अफ्रीका, नहीं तो साउथ अफ्रीका। और पूछेगा क्या? या तो उसका फिजियोग्राफी पूछेगा, या तो उसका मानव भूगोल पूछेगा, या तो विवाद की स्थितियां पूछेगा। सब करके जाएंगे, है ना। स्थिति शानदार होगी। जैसे अगर मैं यहाँ आपके सामने बात रखूं कि आज हमारा जो केंद्र है या विषय वस्तु है, वो है उत्तरी अफ्रीका। तो अगर उत्तरी अफ्रीका की बात करूं, तो देख करके क्या लग रहा है? उत्तरी अफ्रीका को देखा जाए तो अक्षांशीय स्थिति देखी जाए इसको, तो 20 डिग्री के उत्तर में अवस्थित देश है ये। 20 डिग्री अक्षांश के अगर मैं यहाँ एक लाइन खींचूं, तो ये सारे देश, ये जो सारे देश हैं, इन देशों को अगर देखा जाए तो ये सारे देश 20 डिग्री के मुख्यतः उत्तर में अवस्थित है। अगर 20 डिग्री के उत्तर में अवस्थित है, तो इसका मतलब है कि 23.5 डिग्री में मरुस्थल पाए जाते हैं। इन सारे देशों में एक बड़ा इलाका क्या होगा? मरुस्थल का होगा। मतलब एक लॉजिकल बात कर रहा है, मरुस्थल होगा। और चूंकि इनके तटीय इलाके हैं और यूरोप के इस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, तो ऐसे में इन तटीय इलाकों में मुख्यतः जो जलवायु पाई जाएगी वो भूमध्य सागरीय, मतलब थोड़ा सा वर्षा वर्षा होने की स्थिति होगी, है ना। तो हमारा फोकस क्या है? हमारा फोकस इन देशों पे है, वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, ट्यूनीशिया। जब इन सबको देखते हैं तो हमको लगता है कि यार यहाँ से कर्क रेखाएं गुजरती हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? इन सब की स्थिति यही होगी कि दुनिया के सबसे शुष्क और बड़े मरुस्थल में से एक है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा, इन सारे क्षेत्रों से होकर के गुजरता होगा। इसका मतलब है कि सारे क्षेत्र एक शुष्क क्षेत्र होंगे, है कि नहीं। अब इन्हीं सब चीजों के बारे में समझ बनानी है, इन्हीं सब चीजों के बारे में चर्चा आपके साथ करनी है। करते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ पर जैसे सपोज करते हैं कि अफ्रीका का जो उत्तरी इलाका है, वेस्टर्न सहारा से शुरू करते हैं और शुरू करते करते इजिप्ट तक आते हैं। सूडान पे पिछले साल भी सवाल पूछा था, तो आज के लिए सूडान छोड़ देते हैं, है ना। वेस्टर्न सहारा से लेकर के इजिप्ट तक का जो सवाल या प्रोबेबल इश्यूज बन सकते हैं, उसके बारे में आपके सामने बात रखता हूं। जैसे अगर हम शुरू करें वेस्टर्न सहारा,
वेस्टर्न सहारा एक ऐसा देश है जो अटलांटिक महासागर के तट के पास अवस्थित है। कहाँ पर है? अटलांटिक महासागर के तट के पास अवस्थित है। मसला इसका ये है, मतलब इसका जो मेजर प्रॉब्लम है वो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले इसका अगर हम भौतिक भूगोल के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करें, सेम भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, विवाद, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, विवाद, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो वेस्टर्न सहारा चूंकि है ना तट के पास अवस्थित है, और यहाँ पर जो अटलांटिक महासागर है ना, अगर आपने भूगोल पढ़ा होगा, जो कि हम लोग आने वाले समय में डिस्कशन करेंगे, यहाँ पर एक ठंडी जल की धारा गुजरती है। यहाँ पर एक ठंडी जल की धारा गुजरती है। उस धारा का नाम है कैनरी जल की धारा। और चूंकि पानी ठंडा है यहाँ पर, तो वाष्पीकरण नहीं होगा, या वाष्पीकरण बहुत कम होगा। वाष्पीकरण कम होगा तो वर्षा की संभावनाएं बहुत कम होगी। तो वेस्टर्न सहारा मुख्यतः एक शुष्क क्षेत्र है, ड्राई क्षेत्र है। यानी कि अगर मैं फिजियोग्राफी या भौतिक भूगोल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, इसकी जलवायु मुख्यतः एक शुष्क मरुस्थल है। समुद्र के पास के होने के बाद भी, क्यों? क्योंकि समुद्र के पास एक ठंडे जल की धारा है, और ठंडे पानी से वाष्पीकरण नहीं हो पाएगा, और वाष्पीकरण नहीं होगा तो वर्षा होने की संभावना बहुत ही न्यून होगी। इसलिए वेस्टर्न सहारा मुख्यतः सहारा के मरुस्थल का ही विस्तार है, या पश्चिम की तरफ यहां से सहारा मरुस्थल शुरू होता है। अगर हम इसकी भू आकृति की बात करें, अगर मैं इसकी फिजियोग्राफी के बारे में आपसे बात करूं, तो कुल मिलाकर के यहाँ क्या होंगे? सैंड ड्यून्स होंगे, है ना, रेत के टीले होंगे। इनको ज्योग्राफिकली या भौगोलिक रूप से अर्ग के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अर्ग, रेत के टीले, इनको हम अर्ग के नाम से भी जानते हैं। तो वेस्टर्न सहारा का एक बड़ा हिस्सा क्या होगा? सैंड ड्यून्स होगा, जिसको हम अर्ग कह सकते हैं, उसका एक विस्तार होगा। बीच बीच में कहीं कहीं पर हम देखते हैं कि हमको इस क्षेत्र विशेष में पठारी या पठारी इलाके देखने को मिलते हैं, या प्लेटूज का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो हम देखते हैं कि बीच बीच में क्या है? कुछ पठारी इलाके है तो मरुस्थल ही। तो अगर बालू होगा तो हम क्या कहेंगे? अगर बालू होगा तो हम उसको मुख्यतः क्या नाम दे देंगे? सैंड ड्यून्स, रेत के टीले। और अगर वो पथरीला हुआ तो हम उसको नाम देंगे हमादा। हमादा मरुस्थल ही है, लेकिन क्या है? लेकिन क्या है? पथरीला है, चट्टानी है, रॉकी है। ऐसे मरुस्थलों को हम हमादा के नाम से भी जानते हैं। तो दो शब्द हो गया, है ना? दो शब्द क्या हो गया? दो शब्द हो गया, एक अर्ग और दूसरा हो गया हमादा। दोनों ही मरुस्थल हैं। अर्ग मूलतः रेत के टीले हैं, और हमादा जो है वो मरुस्थल ही है, लेकिन उसमें चट्टान है ना, यानी कि पठारी है, थोड़ा सा हार्ड है। बालू कम और पत्थर या स्टोनी डेजर्ट का एक एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमारी समझ क्या बनी कि वेस्टर्न सहारा एक मरुस्थल है। उस मरुस्थल में दो शब्द हमको मिला, एक शब्द मिला अर्ग और एक शब्द मिला हमादा, है ना। अर्ग का मतलब हो गया एक बलुआ मरुस्थल, और हमादा का मतलब हो गया चट्टानी मरुस्थल। क्लियर है? तो एक ये इसका पक्ष है। अब अगर चूंकि जरा सोच के देखें कि यहाँ पर इस जगह विशेष में अगर ये सहारा के मरुस्थल का हिस्सा है और ये शुष्क क्षेत्र है, तो यहाँ नदियां सदा नीरा तो नहीं हो सकती। सदा नीरा नहीं होंगी तो नदियां क्या होंगी? तुलनात्मक रूप से अगर नदियां होंगी तो क्या होंगी? ये नदियां कुछ समय के लिए ही बहेंगी, यानी कि साल के कुछ महीनों में अगर वर्षा हो गई तो बहेंगी, और बाकी महीने सूखा पड़ा रहेगा। ऐसी नदियों को हम वादीज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वादी। यानी मरुस्थलीय इलाकों में जो नदियां बहती हैं, जो सीजनल प्रकृति की होती है, मौसमी प्रकृति की होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम वादीज के नाम से जानते हैं। तो यूपीएससी ये कहता है कि मोरक्को में जो नदियां बहती हैं वो सदा नीरा नदियां होंगी, सॉरी, वेस्टर्न सहारा में जो नदियां होंगी वो सदा नीरा होंगी, तो स्टेटमेंट गलत होगा। नदियां सीजनल होंगी और साल के कुछ महीने बहेंगी, और ऐसी नदियों को हम वादीज के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो मरुस्थल पाए जाते हैं वो दोनों प्रकार के हैं, अर्ग और हमादा। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही होगा कि हाँ, एक मरुस्थलीय क्षेत्र है। क्यों है? क्योंकि कर्क रेखा के पास अवस्थित है ना। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर मरुस्थल बनते हैं। कैसे बनते हैं ज्योग्राफी वाली क्लास में विस्तार से देखेंगे, लेकिन कुल मिला के ये पॉइंट है। अब एक जो पक्ष है वो ये है कि दुनिया के जितने भी मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं, है ना, उनमें ज्यादा संभावना होती है एक रिसोर्स के पाए जाने की, जिसको हम फॉस्फेट कहते हैं ना, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश। तो फॉस्फेट्स यहाँ पर काफी ज्यादा पाए जाते हैं, मतलब फर्टिलाइजर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी महत्ता है। तो हम कह सकते हैं कि वेस्टर्न सहारा एक जो पक्ष है, एक जो देश है, वहां पर हमको फॉस्फेट्स मिलते हैं। बाकी इसके तटीय इलाकों में ऑयल और गैस के भी भंडार हमको देखने को मिलते हैं। तो भू आकृति के पॉइंट ऑफ व्यू से मुख्यतः मरुस्थली है, अर्ग है, हमादा है, वर्षा की मात्रा तुलनात्मक रूप से कम है। तो यहाँ की नदियां कैसी होंगी? वादीज होंगी। वादीज का मतलब है सीजनल नदियों को हमने वादी का नाम दे दिया। यहाँ पर फॉस्फेट जैसे संसाधन पाए जाते हैं, या तटीय इलाकों में हमको गैस के भंडार, ऑयल और गैस के भंडार भी देखने को मिलते हैं।
तो एक भौगोलिक परिचय हो गया, एक थोड़ी समझ हमारे इसको लेकर के बन गई कि ये स्थितियाँ परिस्थितियाँ क्या है, उसी के बारे में कह रहा है। तो क्या इसका तट लगता है? तो हाँ, तट लगता है। किसके पास लगता है? अटलांटिक ओशियन। और अटलांटिक ओशियन के पास कौन सी धारा है? तो एक ठंडे जल की धारा है। उस ठंडे जल की धारा का नाम क्या है? उस ठंडे जल की धारा का नाम है कैनरी जल की धारा। क्लियर है? ये है कुछ। इसके अलावा जरा सोचिए कि जो सीजनल नदियां होंगी जो बहेंगी, वो इस पर्वतीय क्षेत्र में या रेग या स्टोनी जो भी मरुस्थल है यहाँ पर, है ना, या हमादा से निकलेंगी और कहीं मरुस्थल में जाकर के गुम हो जाएंगी। तो अगर मरुस्थल में जाकर के नदी गुम हो जाती है तो उसका वाष्पीकरण हुआ। और चूंकि नदी जब बहेगा सीजनल, तो नदी जब बहेगा तो चट्टानों में प्राकृतिक रूप से नमक पाया जाता है। तो जिस जगह विशेष में वो जा करके अगर समुद्र में नहीं मिली और किसी मरुस्थल के किसी हिस्से में ही जाकर के वो विलीन हो गई, गुम हो गई, तो इसका मतलब है कि पानी का वाष्पीकरण हुआ होगा। कुछ पानी नीचे भी गया होगा, कुछ पानी का वाष्पीकरण हुआ होगा। और पानी का वाष्पीकरण हो गया, पीछे क्या छोड़ गया? नमक। तो इसका मतलब है कि इन मरुस्थलों में हमको सॉल्ट के प्लेन, नमक के मैदान भी देखने को मिलेंगे। क्यों? शुष्क मरुस्थल है। तो यहां पर ऐसे सॉल्ट के प्लेन्स को, है ना, किस नाम से जाना जाता है? सेबखा। तो अगर यूपीएससी कहता है कि सेबखा जो होते हैं वो लवणीय मैदान होते हैं, जैसे भारत में गुजरात में रण ऑफ कच्छ है, वैसे ही रण ऑफ कच्छ या जो जैसे लूनी नदी उसमें जाकर के गुम हो जाती है, वैसे ही इस क्षेत्र विशेष में नदियां सीजनल होती हैं और बहुत सारे इनलैंड आंतरिक प्रवाह के उदाहरण हैं। और आंतरिक प्रवाह के कारण जो नदियां वहां गुम हो गई या वाष्पीकरण के माध्यम से उनका पानी ऊपर चला गया, जलवाष्प बन गया, तो पीछे एक नमक का लेयर छोड़ गया। ऐसे नमक या सॉल्ट के प्लेन्स को अफ्रीका के इस हिस्से में सेबखा के नाम से जाना जाता है। ये इसका भौतिक भूगोल हो गया, है ना। आगे बढ़ता हूं इसके संदर्भ में। अब इसी में अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं तो इसकी जलवायु क्या होगी? अत्यंत गर्म, शुष्क, गर्म मरुस्थल का ये हिस्सा होगा। लेकिन यहाँ कुछ संसाधन पाए जाएंगे, जैसे मैंने कहा कि फॉस्फेट्स होंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ हमको ऑयल और गैस के भंडार भी देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर कुछ जो शहर हैं उनमें से एक इंपॉर्टेंट शहर कौन सा है? उसमें से एक इंपॉर्टेंट शहर है लायोन, दाखला, समारा। ये 3-4 शहर हैं। अब इसका कैपिटल मैं इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूं बेसिकली कि ये 3-4 शहर हैं जो कि कहाँ हैं, कहाँ अवस्थित हैं? ये शहर अवस्थित है वेस्टर्न सहारा में। अब मैं इसका कैपिटल क्यों नहीं डिस्कस कर रहा हूं कि इसका राजधानी क्या या कौन सी है, उसका मेजर रीजन क्या है कि वेस्टर्न सहारा एक विवादित क्षेत्र है, एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। एक कैसा टेरिटरी है? डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। डिस्प्यूटेड टेरिटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ऐसे समझिए कि डिस्प्यूट है क्या? डिस्प्यूट ये है कि ये जो वेस्टर्न सहारा है, वेस्टर्न सहारा, इसके उत्तर में एक देश अवस्थित है, उसका नाम है मोरक्को। और इसके दक्षिण में या वेस्टर्न सहारा के पूरब में और दक्षिण में एक देश अवस्थित है, उसका नाम है मॉरिटेनिया। यानी कि वेस्टर्न सहारा का दो देशों के साथ बॉर्डर लगता है, एक है मोरक्को, दूसरा है मॉरिटेनिया, और एक छोटा सा बॉर्डर इसका लगता है ना, किसके साथ? अल्जीरिया के साथ। तो वेस्टर्न सहारा 3 देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है ना, किसके साथ? उत्तर में मोरक्को, दक्षिण और पूरब में मॉरिटेनिया, और उत्तर पूरब की तरफ अल्जीरिया नाम के देश के साथ। इन देशों के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। अगर इसको ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वेस्टर्न सहारा के ऊपर मोरक्को है और मोरक्को के ऊपर स्पेन है, और ये पूरा क्षेत्र स्पेन के कंट्रोल में रहा था। पूरा क्षेत्र किसके कंट्रोल में रहा था? स्पेन के। 1976 में स्पेन ने इसको फ्री कर दिया है ना, मतलब डीकोलोनाइजेशन की क्रिया हुई, उपनिवेशवाद खत्म हो गया। अब ऐसी स्थिति में जैसे ही स्पेन यहां से गया, मोरक्को ने इसके एक बड़े हिस्से पे कब्जा कर लिया। मोरक्को ने इसके एक बड़े हिस्से पे कब्जा कर लिया, और मॉरिटेनिया जो यहाँ पर था वो भी इस पे क्लेम करना शुरू किया कि ये वेस्टर्न सहारा, है ना, एक अलग देश नहीं है, ये मोरक्को का हिस्सा ना हो करके ये मॉरिटेनिया का हिस्सा है। अब यहाँ पर मसला ये है कि स्पेन का जो विड्रॉल या स्पेनिश जो विड्रॉल हुआ, इसके साथ साथ अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर देखा जाए इस क्षेत्र विशेष में, या इस क्षेत्र विशेष में देखा जाए, तो एक विवाद करने वाला जो फोर्स है या एक पार्टी है वो मोरक्को है, दूसरा मॉरिटेनिया है। लेकिन मॉरिटेनिया ने, है ना, 90 के दशक में हाथ खींच लिया, कहा कि ठीक है, मेरा वेस्टर्न सहारा पे कोई दावा नहीं है। लेकिन मोरक्को आज आज लगभग 75 टू 80% एरिया वेस्टर्न सहारा को कंट्रोल करता है। अब कंट्रोल करता है तो यहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज हैं, वेस्टर्न सहारा की जो लोकल कम्युनिटीज हैं, उन्होंने अपनी एक सरकार बनाई है, नाम है पोलिसारियो फ्रंट। याद रखिएगा, पोलिसारियो फ्रंट। और ये पोलिसारियो फ्रंट जो है वो कहता है कि
इस पूरे क्षेत्र में वेस्टर्न सहारा पे अगर किसी का हक है तो यहाँ के लोगों का हक है, यहाँ के जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है उसका हक है, और उसको लीड करता है एक गुट जिसको हम पोलिसारियो फ्रंट के नाम से जानते हैं। तो विवाद किसके किसके बीच में हो गया? वेस्टर्न सहारा का जो इथनिक कम्युनिटी है, उन्होंने अपना एक फ्रंट बना लिया, नाम क्या है? पोलिसारियो फ्रंट। क्लियर है? और दूसरा पार्टी जो लगातार इसके एरिया को इन्वेड करके एक बड़े एरिया को क्लेम किया हुआ है, वो कौन सा है? मोरक्को। तो यहाँ पर दो लोगों के बीच में विवाद है, यहाँ के जो इथनिक कम्युनिटीज हैं उसके बीच में, और दूसरा जो आपको एक मतलब जिसने लगातार सहारा के एक बड़े हिस्से को, लगभग 80% इलाके को कंट्रोल कर रखा है, वो कौन सा है? मोरक्को। तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि मोरक्को सॉरी वेस्टर्न सहारा जो है उसको लेकर के जो विवाद है उसमें मोरक्को उस पर क्लेम करता है और इसके बड़े हिस्से पे क्लेम किया हुआ है, और बाकी के हिस्से पे जो है ना वहाँ की इथनिक कम्युनिटी जो लीड कर रही है उसको हम पोलिसारियो फ्रंट के नाम से जानते हैं। पोलिसारियो फ्रंट किस संदर्भ में है? तो बताइए कि वेस्टर्न सहारा की इथनिक कम्युनिटी को लीड करने वाले और लगभग वेस्टर्न सहारा के 20% इलाकों को कंट्रोल करने वाला जो पार्टी है वो है पोलिसारियो फ्रंट। ये एक विवाद है, इस विवाद को थोड़ा आपको ध्यान में रखना चाहिए कि वेस्टर्न सहारा के बारे में अगर, चूंकि अफ्रीका पे कई बार विवादित सवाल या डिस्प्यूट्स वाले सवाल खूब यूपीएससी पूछता है, चाहे यूक्रेन का मसला हो, चाहे सूडान का मसला हो, या उससे पहले अगर हम कहें तो वेस्ट एशिया का मसला हो, यूपीएससी समय समय पे विवादित क्षेत्रों पे सवाल पूछता रहता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मोरक्को और पोलिसारियो, वेस्टर्न सहारा। तो आज वेस्टर्न सहारा जो है इस पे देखा जाए तो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एक मिशन स्थापित कर दिया गया है ताकि दोनों पक्ष आपस में लड़ाई ना करें, है ना, आपस में लड़े नहीं। इसको ऐसे समझिए कि ये जो वेस्टर्न सहारा का हिस्सा है, ये जो वेस्टर्न सहारा है, इस वेस्टर्न सहारा में लोग क्या चाहते हैं, ये यूनाइटेड नेशंस ने 90 के दशक में जब हस्तक्षेप किया तो चाहता था कि यार यहाँ के लोग जो है ना, पोलिसारियो फ्रंट ये चाहता था कि जनमत संग्रह हो जाए, यहाँ के लोग वेस्टर्न सहारा में जो लोग रहते हैं वो वोटिंग करें और वोटिंग करके तय करें कि वो अपना एक अलग देश चाहते हैं या मोरक्को का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो यूनाइटेड नेशन ने एक हस्तक्षेप किया। तो कोर इशू क्या है ना, पोलिसारियो फ्रंट क्या चाहता है? जनमत संग्रह, सेल्फ डिटर्मिनेशन। मोरक्को उसका विरोध करता है। तो बताइए समाधान कैसे निकलेगा? इसका मतलब है कि आज भी यूएन का हस्तक्षेप यहां पर है, और यूएन है ना, मिनूस्रो के नाम से, मिनूस्रो नाम की स्थापना किया गया, मिशन फॉर, है ना, इज दिस पार्ट ऑफ रीजन वेस्टर्न सहारा के लिए। और आज भी यूएन के जो मैसेज, जैसे कि हमारे लिए है ना जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको सॉल्व करने के लिए यूएन ने अपना मिशन स्थापित देश में किया, वैसे ही यूएन का एक प्रभाव इस क्षेत्र विशेष में है जिसको हम मिन्सरो के नाम से जानते हैं। किस क्षेत्र में? वेस्टर्न सहारा के क्षेत्र में। तो एक तरीके से मध्यस्थ की भूमिका में है ताकि दोनों पक्ष आपस में लड़ाई ना करें और शांतिपूर्ण तरीके से एक समाधान निकाला जा सके। ये विवाद के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पक्ष है। क्लियर है? तो यहाँ पर वेस्टर्न सहारा के शहरों को लेकर के इसका कैपिटल क्या है नहीं पूछेगा, क्यों? विवादित क्षेत्र है। पोलिसारियो अपना एक कैपिटल घोषित कर देगा, मोरक्को अपना एक कैपिटल घोषित कर देगा। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं कि ये जो वेस्टर्न सहारा है, इस वेस्टर्न सहारा को अगर देखा जाए तो मोरक्को ने क्या किया है, यहाँ पर एक बालू का दीवार खड़ा कर दिया है बहुत लंबा सा, है ना, ताकि पोलिसारियो के का फ्रंट को मोरक्को के प्रभाव वाले क्षेत्रों से दूर रखा जा सके। ये है वेस्टर्न सहारा। उम्मीद करता हूँ कि इतना काफी होगा। तो वेस्टर्न सहारा का लोकेशन समझ गए, फिजियोग्राफी समझ गए, कुछ मरुस्थल से रिलेटेड पक्ष समझ गए, तट के किनारे जो ठंडा पानी है अटलांटिक ओशियन का, कैनरी की धारा उसके कारण, और कर्क रेखा पे होने के कारण मरुस्थलीय स्थिति है, ये सब चीजें हम लोग समझ लें और विवाद भी समझ लिए। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा सोचिए कि अगर मान लेते हैं कि सपोज करिए कि हमने वेस्टर्न सहारा किया, तो वेस्टर्न सहारा से क्या सवाल यूपीएससी पूछ सकता है? अगर पूछेगा तो क्या पूछ सकता है ना? जैसे कुछ सवाल आपके सामने है। पहला सवाल, वेस्टर्न सहारा इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ अफ्रीका? पश्चिमी सहारा अफ्रीका के किस भाग में अवस्थित है? तो उत्तर पश्चिमी भाग में है। लोकेशन अगर इसका देखेंगे तो इसका लोकेशन क्या है? इसका लोकेशन उत्तर पश्चिमी इलाका है। ये कौन सा इलाका कहलाएगा? उत्तर, उत्तर और पश्चिम। तो यहां पर वेस्टर्न सहारा एक देश है अफ्रीका का, उसका लोकेशन क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। ये एक सवाल आपके सामने है ना, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिमी अफ्रीका। बहुत आसान सवाल पूछता है, मैं दिखाऊंगा यूपीएससी का सवाल आपको। व्हाट इज द पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ वेस्टर्न सहारा? है ना, पश्चिमी सहारा की राजनीतिक स्थिति क्या है? विवादित क्षेत्र है, डिस्प्यूटेड है अभी, है ना। कौन सा क्षेत्र है? विवादित क्षेत्र है। किसके किसके बीच में? अगर ये भी पूछता है तो भी हमको मालूम होता है, पोलिसारियो फ्रंट के बीच में और मोरक्को के बीच में मुख्यतः ये विवाद है ना। अगर अगला सवाल हम देखते हैं, वेस्टर्न सहारा लाइज अलोंग विच ओशियन? किस
समुद्र के तट के पास है तो अटलांटिक ओशियन। ये भी पूछता है कि उसके पास गर्म जल की धारा है कि ठंडे जल की धारा है, तो वो भी हमको पता था, ठंडे जल की धारा है, नाम क्या है, कैनरी की जल की धारा, तो आंसर होगा अटलांटिक ओशियन। वेस्टर्न सहारा इज पार्ट ऑफ विच डेजर्ट, किस मरुस्थल का पार्ट है, तो सहारा का मरुस्थल का हिस्सा है ना। बाकी का तो हम लोगों ने नहीं किया है, कालाहारी नामिब कहाँ पर है, आटाकामा कहाँ है, देख लेंगे आगे। लेकिन हमने क्या पढ़ा कि वेस्टर्न सहारा जिस मरुस्थल का हिस्सा है वो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, नाम है सहारा। ये एक बेसिक कुछ क्वेश्चंस हो गए। थोड़ा और कुछ करते हैं और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एक सवाल है, विच कंट्री लाइज टू द नॉर्थ ऑफ वेस्टर्न सहारा, वेस्टर्न सहारा के उत्तर में कौन सा देश है, मोरक्को है, अभी कर रहे थे उत्तर में, है ना। और उत्तर पूरब की तरफ अल्जीरिया है, पूरब और दक्षिण की तरफ मॉरिटेनिया है, तो यहां पर एक देश कौन सा हो जाएगा, मोरक्को। विच इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ वेस्टर्न सहारा, ये मैंने आपके सामने बात नहीं रखा बेसिकली क्योंकि शहरों को लेकर के सवाल पूछे जाने की संभावनाएं थोड़ी कम है, लेकिन यहाँ एक शहर है लायून, एक तटीय कोस्ट के किनारे एक शहर अवस्थित है, उसका नाम है लायून, है ना। विच सिटी ऑफ वेस्टर्न सहारा इज इंपॉर्टेंट कोस्टल टाउन एंड फिशिंग सेंटर, तो यहाँ पर दखला एक इंपॉर्टेंट शहर है यहाँ पर, ये मैंने आपके सामने बात नहीं रखी, बेसिकली विवादित क्षेत्र है। क्या कोई परमानेंट नदियां होंगी वेस्टर्न सहारा में, तो मैंने आपको कहा कि चूंकि मरुस्थल का हिस्सा है और तट के किनारे ठंडा पानी है, तो वैसे स्थिति में हमको कोई सदा नीरा नदियां देखने को नहीं मिलती, उनको हम वादीज के नाम से जानते हैं। तो पश्चिमी सहारा में जो नदियां हैं वो स्थानीय नदियां हैं या नहीं है, तो नहीं है। कैसी होंगी, मौसमी होंगी, है ना। तो यहाँ पर जो रिवर्स होंगी वो मौसमी होंगी या अनुपस्थित होंगी, लेकिन अनुपस्थित से ज्यादा बेटर शब्द होगा सीजनल होंगी, कुछ महीने या कुछ समय के लिए वर्षा होगी तो हो सकता है, अदरवाइज यहाँ पर नदी होने की पॉसिबिलिटी साल भर की नहीं होगी। विच ओशियन करंट इन्फ्लुएंसेस द कोस्टल क्लाइमेट ऑफ वेस्टर्न सहारा, पश्चिमी सहारा के तटीय क्षेत्र की जलवायु को कौन सी महासागरीय धारा प्रभावित करती है, तो यहां पर हमको मालूम है एक ठंडे जल की धारा है, नाम कौन सा होगा, कैनरी जल की धारा। ऐसे ही एक और सवाल अगर हम देखें कि वेस्टर्न सहारा इज रिच इन विच मिनरल रिसोर्सेज, पश्चिमी सहारा किस खनिज संसाधन के लिए फेमस है, कोयला है, बॉक्साइट है, फॉस्फेट है, सोना है। तो मैंने आपके सामने बात रखा कि जो संसाधन यहाँ पर रिच है वो फॉस्फेट, अगर साथ में ऑयल और गैस भी होता तो स्टेटमेंट सही होता। ये था वेस्टर्न सहारा से रिलेटेड कुछ पक्ष। इसी तरीके से अब बाकी के अन्य देश भी करेंगे, बाकी के अन्य पक्षों को भी हमको करना चाहिए। जैसे अगला हमारा देश कौन सा है, मोरक्को। अगर हम मोरक्को को लोकेशन को देखते हैं तो वेस्टर्न सहारा के उत्तर में अवस्थित एक देश है, इस देश का नाम है मोरक्को, जो कि वेस्टर्न सहारा पे क्लेम करता है। अब इस मोरक्को को अगर हम देखें तो मैं कह सकता हूं कि उत्तर पश्चिमी एक देश है, उत्तर और पश्चिम अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में अवस्थित एक देश है। अगर इस ध्यान से इस लोकेशन को देखें तो ये जो मोरक्को नाम का देश है, इसके उत्तर में भूमध्य सागर भी लगता है और इसके पूरब के पश्चिम की तरफ जो सागर अवस्थित है वो है अटलांटिक महासागर। तो मोरक्को का लोकेशन एक ऐसा लोकेशन है जहां पर ये दो समुद्र को, है ना, के किनारे अवस्थित है। उत्तर में भूमध्य सागर या मेडिटेरेनियन ओशियन और वेस्ट की तरफ अगर हम जाते हैं तो अटलांटिक ओशियन। और ध्यान से देखिए कि पूरा इलाका कभी स्पेन की कॉलोनी थी और इसके जस्ट ऊपर स्पेन है, एक पतले से सकरे से रास्ते से, है ना, बस कट ऑफ है, या इस जमीन के बीच में एक पतला सकरा सा वाटर बॉडी है जिसको हम स्ट्रेट के नाम से जानते हैं, जल संधि के नाम से जानते हैं। और कौन सी जल संधि है, जिब्राल्टर। तो इसका मतलब है कि मोरक्को यूरोप से एक पतले से सागर से अलग है जिसको हम जिब्राल्टर के स्ट्रेट या जिब्राल्टर की संधि के नाम से जानते हैं। तो ये तो लोकेशन हो गया इसका, भूमध्य सागर हो गया, बगल में कौन सा हो गया, अटलांटिक ओशियन हो गया। अब अगर हम मोरक्को के बीच में चले तो मोरक्को को बीचों बीच में एक पर्वत श्रृंखला अवस्थित है जिसको हम एटलस पर्वत के नाम से जानते हैं या एंटी एटलस पर्वत के नाम से जानते हैं। तो फिजियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बीचों बीच में अगर कोई पर्वत हुआ तो उसकी ऊंचाई ज्यादा होगी, और ऊंचाई ज्यादा होगी तो वह हवा के लिए क्या करेगा, बाधक का काम करेगा, हवाओं को ऊपर धकेलेगा तो हवाएं ऊपर उठेंगी, ऊपर उठने से क्या होगा, हवा ठंडी होगी और जो भी उसके पास जल वाष्प होगा उसका संघनन होगा तो वर्षा हो जाएगी। तो यहां पर सदा नीरा नदियां हो सकती हैं, क्यों, बीच में पर्वत है और वहां से निकल करके अगर हम कहें तो तुलनात्मक रूप से वर्षा हो सकती है। अब जरा ध्यान से सोचें कि अगर ये समुद्र है, भूमध्य सागर, तो यहाँ तो गर्म पानी है, तो इसका मतलब खूब वर्षा होगी इस क्षेत्र विशेष में। अगर मैं बात करूं कि पर्वत है तो यहां से जो पवनें आएंगी वो वर्षा करेंगी, तो मैं कह सकता हूं कि एटलस पर्वत के पश्चिम की तरफ भारी वर्षा होगी, ठीक वर्षा होगी। लेकिन अगर मैं पूरब की तरफ आ जाऊं तो तुलनात्मक रूप से वर्षा क्यों होगी, क्योंकि हवाएं ऊपर से नीचे बैठेंगी, और हवाएं ऊपर से नीचे बैठेंगी तो हम क्या कहते हैं, दो प्रकार की स्थिति कहते हैं।
है ना? उसको हम कहते हैं कि या तो पवनें ऊपर उठ रही हैं या पवनें नीचे बढ़ रही। तो वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण होगा, है ना? तो इस जगह विशेष पे क्या हो रहा होगा? हवाएँ नीचे बैठेंगी, तो नीचे बैठती हुई हवा गर्म होगी, गर्म होने से संघनन नहीं होता है, जल वाष्प का निर्माण होगा लेकिन संघनन नहीं हो सकता और वर्षा होने के लिए संघनन का होना ज़रूरी है। तो हम कह सकते हैं कि मोरक्को का जो ये दक्षिणी और पूर्वी इलाका होगा, ये सहारा के मरुस्थल का विस्तार होगा। और अगर मैं उत्तर की बात करूं और पश्चिम की बात करूं तो तुलनात्मक रूप से वर्षा की स्थिति ज्यादा बेहतर होगी। तो वेस्टर्न सहारा की तुलना में एक बड़े हिस्से में, मोरक्को के हिस्से में वर्षा की स्थिति उत्पन्न होती है उत्तर और पश्चिमी के इलाके में। अगर पूर्वी के इलाके में आ जाएंगे तो एटलस पर्वत एक तरीके से वृष्टि छाया क्षेत्र क्रिएट करता है, तो ये सहारा के मरुस्थल का विस्तार हो जाएगा और यहाँ से फिर सहारा डिजर्ट आगे बढ़ता चला जाएगा। तो एक बीचों बीच में एक पर्वत श्रृंखला अवस्थित है, नाम क्या हो गया? एटलस और एंटी एटलस। चलिए, अब इसी में थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे बीच में एक पर्वत श्रृंखला हो गई, नाम क्या हो गया? एटलस। और देखिए यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकल रही हैं और ये नदियाँ मुख्यतः कहाँ निकलेंगी? पश्चिम की तरफ, पतल पर्वत से निकलेंगी और पश्चिम की तरफ। अटलांटिक महासागर में गिरेंगी जाकर के, तो ऐसे बहुत सारे। तो आपको क्या ध्यान में रखना है? कौन-सा पर्वत यहाँ पर अवस्थित है? एटलस। इसी को कई बार आगे एंटी एटलस के नाम से जाना जाता है और भूमध्य सागर के पास जो पर्वत अवस्थित है, उसका नाम है रिफ माउंटेन्स। कौन-सा माउंटेन? रिफ माउंटेन। कुछ महत्वपूर्ण रिवर्स हैं जो भूमध्य सागर में भी जाकर के गिरेंगे और अटलांटिक महासागर में भी गिरेंगे। तो एक रिवर है रबीस रिवर, एक इंपॉर्टेंट रिवर है यहाँ का, और दूसरा है मोलोंगा या मोलोविया रिवर जो कि मोरक्को के क्षेत्र विशेष में बहता है। तो यहाँ पर एक नदी का नाम ध्यान में रखें, कौन सा? रबीस रिवर, है ना? किस जगह विशेष में? मोरक्को में। और क्या बीचों बीच में पर्वत श्रृंखलाएं होंगी? होंगी। और अगर मैं इधर आ जाऊंगा इसके इस तरफ, तो ये क्या होगा? मुख्यतः मरुस्थल का ही हिस्सा हो जाएगा, सहारा के मरुस्थल का विस्तार हो जाएगा, तुलनात्मक रूप से वर्षा की मात्रा कम होगी। तो इसका मतलब जो उत्तर में देख रहे हैं और पश्चिम की तरफ देख रहे हैं वो हरा भरा होगा, और इस तरफ का इलाका जो होगा वो तुलनात्मक रूप से रेग या हमादा होगा, या तो मरुस्थल में बालू की मात्रा ज्यादा होगी या चट्टानी और पर्वतीय और पठारी होगा। क्लियर है? तो फिजियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा मोरक्को की समझ बनी कि ये मोरक्को की स्थलाकृति के संदर्भ में ये पक्ष है। अब अगर ये पक्ष है, ये मोरक्को है, एटलस माउंटेन है, रिफ्ट माउंटेन है, तो मैं कह सकता हूं कि चूंकि स्पेन की जलवायु भूमध्य सागरीय है, तो चूंकि भूमध्य सागर यहाँ पर है, तो ये मोरक्को का जो उत्तरी इलाका है जो भूमध्य सागर से लगा हुआ है, उसकी जलवायु भूमध्य सागरीय होगी। अब ये भूमध्य सागरीय जलवायु क्या होती है, इसको मैं विस्तार से ज्योग्राफी वाली क्लास में डिस्कशन करूंगा। भूमध्य सागरीय जलवायु का सिंपल मतलब है शीत ऋतु में वर्षा, ग्रीष्म ऋतु में सूखे की स्थिति। क्यों और कैसे, ये भूगोल की क्लास में डिस्कशन करेंगे। मैं आपकी क्लास में थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। तो यूपीएससी अगर आपसे कहता है कि मोरक्को में भूमध्य सागरीय जलवायु भी पाई जाती है, तो स्टेटमेंट सही होगा। मोरक्को के पश्चिमी हिस्से में तुलनात्मक रूप से पूर्वी हिस्से की तुलना में, एटलस पर्वत से अगर हम आ जाते हैं पूरब की तरफ, उसकी तुलना में पश्चिमी हिस्से में वर्षा की मात्रा ज्यादा होती, तो स्टेटमेंट सही होगा। अगर पेड़ पौधों की बात करें तो अटलांटिक की तरफ तुलनात्मक रूप से, है ना, ग्रीनरी ज्यादा होगा, पेड़ों का आकार भी बड़ा होगा क्योंकि वर्षा की मात्रा ज्यादा होगी। और अगर मैं, है ना, एटलस पर्वत से पूरब की तरफ आ जाऊं तो स्थिति क्या होगी? मरुस्थलीय होगी, थॉर्नी फॉरेस्ट होगा, कटीली वनस्पति हमको मुख्यतः देखने को मिलेगी। ये तो हो गया है इसके भूगोल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ मोरक्को के। अब अगर मैं इसके मानव भूगोल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो यहाँ कुछ शहर होंगे इंपॉर्टेंट। जैसे मोरक्को का जो कैपिटल है उसका नाम है रबात, रबात इसका कैपिटल है। अब अगर यहीं पर देखें, रबात के साथ साथ देखें तो एक और इंपॉर्टेंट शहर है, तटीय इलाका या कोस्टल या पोर्ट सिटी, नाम है कैसाब्लांका। नाम कई बार आपने सुना होगा। ये एक तरीके से कैपिटल तो रबात है, लेकिन सबसे बड़ा इकोनॉमिक सेंटर, जैसे भारत में दिल्ली जरूर कैपिटल है लेकिन भारत का इकोनॉमिक सेंटर मुंबई है, वैसे ही मोरक्को का जो इकोनॉमिक सेंटर है वो है कैसाब्लांका। क्लियर है? और ये जो एटलस पर्वत है, इस एटलस पर्वत के बॉटम में, है ना, तो एटलस पर्वत का मतलब है कि पर्वत अगर होगा तो तुलनात्मक रूप से जलवायु शानदार होगी। तो यहाँ पर इस एटलस पर्वत के पास एक शहर अवस्थित है, उसका नाम है माराकेश। और माराकेश कई बार न्यूज़ में होता है क्योंकि अफ्रीका के या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के पॉइंट ऑफ व्यू से समय समय पे यहाँ पर मीटिंग्स होती रहती हैं। और अगर मोरक्को में मीटिंग होगा तो ज़्यादा संभावना होगा कि माराकेश, क्योंकि उसकी जलवायु शानदार है, क्योंकि पर्वत के किनारे अवस्थित है। तो 3 शहर यहाँ पर हो गए, कौन से? एक हो गया रबात, दूसरा होगा कैसाब्लांका, और तीसरा हो गया माराकेश। इन तीनों में से 2 तटीय शहर हैं, रबात और कैसाब्लांका। अब अगर मैं उत्तर की तरफ आ जाऊं, उत्तर की तरफ जहां पर जिब्राल्टर की जल संधि है, वहां पर एक शहर अवस्थित है उत्तर में, उसका नाम है टैंजियर्स।
टेंजियर एक ऑरेंज का वेराइटी है, यहीं से नाम आया। टेंजरीन प्रकार का, एक प्रकार का संतरा। संतरा एक भूमध्य मतलब भूमध्य सागरीय जलवायु जो है मुख्यतः फेमस है फलों के लिए, फलों का बगीचे के नाम से जाना जाता है। तो टेंजियर्स एक शहर हो गया। क्लियर है? इसकी जलवायु कैसी होगी? भूमध्य सागरीय। तो हम कह सकते हैं कि अफ्रीका का गेटवे है यूरोप से। अगर आप आए तो सबसे पहले कौन सा आएगा? क्रॉस करते ही आपके सामने एक शहर आएगा, उसका नाम है टेंजियर। तो यहाँ पर 4 शहर हो गए। यूपीएससी अगर आपसे पूछेगा मोरक्को के संदर्भ में कुछ शहरों को उत्तर से दक्षिण अरेंज करें, तो उत्तर में टेंजियर, उसके बाद रबात, उसके बाद कैसाब्लांका। टेंजियर, रबात, कैसाब्लांका, माराकश। तो माराकश एक सांस्कृतिक शहर होगा, कल्चरल सेंटर के रूप में होगा। अगर मैं रबात की बात करूं, सॉरी कैसाब्लांका की बात करूं, तो मुख्यतः एक इकोनॉमिक सेंटर होगा। और अगर रबात की बारे में बात करूं तो एक पॉलिटिकल सेंटर होगा। और टेंजियस की बात करूं तो टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट शहर हो जाएगा, है ना, या यूरोप के साथ व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट लोकेशन हो जाएगा। ये हो गया इसके भौतिक भूगोल के पॉइंट ऑफ व्यू से और मानव भूगोल के पॉइंट ऑफ व्यू से एक समझ। जो विवाद की स्थिति है या जो डिस्प्यूट्स हैं मोरक्को को लेकर के या वेस्टर्न सहारा को लेकर के, वो ऑलरेडी मैंने आपके साथ चर्चा किया। तो उम्मीद करता हूं कि मोरक्को की भी एक थोड़ी समझ बन गई होगी, या मोरक्को को लेकर के अगर यूपीएससी ने कुछ सवाल पूछा तो आप एक शानदार स्थिति में होंगे। चलिए इसको लेकर के थोड़े से सवाल करते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं। सारा सवाल नहीं करता हूं, 2-3 सवाल आपके सामने रखता हूं, बाकी टेलीग्राम पे सारे सवाल अपलोड कर दूंगा। क्लियर है? आप लोग खुद ही पढ़ करके ये पूरा वीडियो देखिएगा और देख करके देखिएगा कि यार ये सवाल हो रहे हैं कि नहीं, है ना। अगर हो रहे होंगे इसका मतलब सही जा रहे हैं। और ऐसे अगर चलता चले गए और सारे 50 देश कर लिए, तो पूछिए क्या पूछना है यूपीएससी को, है ना। अफ्रीका को लेकर हम फुल्ली तैयार है ना। और ऐसे ही इसी अप्रोच के साथ नॉर्थ अमेरिका कर लेंगे, इसी अप्रोच के साथ साउथ अमेरिका कर लेंगे, इसी अप्रोच के साथ यूरोप और एशिया कर लेंगे, ऑस्ट्रेलिया कर लेंगे, फिर बचेगा क्या, है ना। 10 सवाल हैं, लगभग 8 से 10 सवाल है मैप के, छोड़ना नहीं है एट एनी कॉस्ट। ठीक है, अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो भाई साहब इसको कैश करना है। हम अपनी तरफ से कोई कसर छोड़ेंगे नहीं, आपको बस साथ साथ चलना है। 8 सवाल आपका जीवन बदल सकता है, विश्वास करिए। लो हैंगिंग फ्रूट्स कहा जाता है इसको। लो हैंगिंग फ्रूट का मतलब बहुत आसान सवाल है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि यार क्या सवाल पूछ रहा है यूपीएससी मैप का, बहुत ही सिंपल है। थोड़ा सा भी वेल प्रिपेयर्ड अगर हम हो इसको लेकर के, है ना, तो 8 सवाल का मतलब 8 से 10 सवाल, अगर 8 सवाल सही कर जाते हैं तो जस्ट इमेजिन करें 16 नंबर का एक अतिरिक्त वजन आपके पास है। कहीं पर भी थोड़ा ऊंचा नीचा हुआ, पॉलिटी में, इकोनॉमी में, एनवायरनमेंट में, ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स में, तो ये 16 नंबर कहीं ना कहीं आपको कुशनिंग दे रहा है, लड़ने की क्षमता प्रदान कर रहा है। चलिए देखते हैं मोरक्को वाला क्या है मसला। मोरक्को इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ अफ्रीका, किस अफ्रीका के किस हिस्से में अवस्थित है? तो उत्तर पश्चिमी अफ्रीका का हिस्सा है, सबसे कोने पे है ना। विच टू वाटर बॉडीज बॉर्डर मोरक्को, तो कौन सी दो वाटर बॉडी है? तो एक उत्तर में भूमध्य सागर है और पश्चिम की तरफ अटलांटिक ओशियन है। तो इसमें खोज लेते हैं। तो एक भूमध्य सागर है, एक अटलांटिक ओशियन है। तो इसका आंसर तो उत्तर पश्चिमी होगा। इसका आंसर क्या होना चाहिए? मेडिटेरेनियन ओशियन और अटलांटिक ओशियन, है ना, या भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर। लोकेशन हमने देखा ही था। मोरक्को का कैपिटल कौन सा है? वेस्टर्न सहारा का तो नहीं, कि विवादित क्षेत्र है। इसका कौन सा कैपिटल होगा? रबात। कहाँ गया रबात? पॉलिटिकल सेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा सिटी इसका सबसे बड़ा शहर है? तो आपको क्या बताया था, इसका जो सबसे बड़ा शहर है कैसाब्लांका, लार्जेस्ट सिटी है, इकोनॉमिक पावर हाउस है ये। तो इस संदर्भ में ये सवाल है। ऐसे ही और सवाल है ना। अब इसको छोड़ रहा हूँ, इसको टेलीग्राम वाले चैनल पे जितने भी ये 5-7 कंट्री किए हैं मैंने, या आपके लिए 5-6 जो कंट्रीज अफ्रीका के तैयार किए हैं नॉर्थ अफ्रीका के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनके सारे सवाल लगभग 50-60 सवाल हैं, है ना। 10-10 करके बनाए हैं आपके लिए। ये सवाल वहाँ अपलोड कर देंगे, वहाँ इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा और देखिएगा कि वीडियो देखने के बाद वो हो रहा है कि नहीं। क्लियर है? अगर हो रहा होगा तो सही जा रहा है। चलिए दूसरा पक्ष था। तीसरा, अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, अगर मैं इससे आगे बढ़ता हूँ अगर मैं इससे आगे बढ़ता हूँ तो अफ्रीका का सबसे बड़ा देश आता है ना, वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, और मोरक्को से निकल करके जो अगला देश आता है, जो अफ्रीका का सबसे बड़ा कंट्री है, लार्जेस्ट इन अफ्रीका, वो है अल्जीरिया। क्लियर है? रिलेटिवली स्टेबल कंट्री है, राजनीतिक रूप से स्थिर है। बस एक ही डिमांड ये करता है, एक डिमांड ये कहता है, मोरक्को कहता है भाई साहब क्यों दूसरे के मामलों में टांग अड़ाते हो। यार यहाँ के लोग चाहते हैं जनमत संग्रह, वो अपना एक जिंदगी जीना चाहते हैं, आप उसमें हस्तक्षेप मत करो। तो ये जो अल्जीरिया है, ये सपोर्ट करता है जनमत संग्रह का, पॉलिसैरियो फ्रंट का।
कि वहां को लोगों को यह अधिकार मिलना चाहिए कि वो अपनी सरकार बना सके। इसलिए अल्जीरिया का विवाद मोरक्को के साथ है और पूरा लैंड बॉर्डर सील है ना। मोरक्को के साथ कोई व्यापार नहीं करता है अल्जीरिया। क्यों नहीं करता, उसका तर्क आपके सामने रखे। चलिए, कुल मिलाकर के हमको जो अल्जीरिया के बारे में चर्चा करना है वो इसका है भौतिक पॉइंट ऑफ व्यू से, फिजिकल ज्योग्राफी, और उसके बाद फिर थोड़ा सा इसकी जलवायु और थोड़ा सा मानव भूगोल के पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ महत्वपूर्ण शहर के पॉइंट ऑफ व्यू से और संसाधनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम अल्जीरिया को देखते हैं तो हमको मालूम है कि मोरक्को में एक पर्वत है, नाम क्या था, एटलस। इसी एटलस पर्वत का विस्तार आगे तक जाता है, कहां तक, अल्जीरिया तक, और अल्जीरिया से लेकर के ट्यूनीशिया तक जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो एटलस पर्वत है जो उत्तर पश्चिम में शुरू होता है वो मोरक्को से शुरू होकर के अल्जीरिया और अल्जीरिया से शुरू होकर के ट्यूनीशिया तक, यहां तक इसका विस्तार है, ध्यान में रखिएगा। तो मैं कह सकता हूं कि अल्जीरिया के उत्तरी इलाके में एक पर्वतीय क्षेत्र है जिसको हम एटलस या टेल एटलस के नाम से अल्जीरिया में जानते हैं। क्लियर है। अब इसका जो दक्षिणी इलाका होगा वही सेम कर्क रेखा के पास 20 डिग्री के उत्तर में, है ना, सहारा के मरुस्थल का एक बहुत बड़ा विस्तार अगर हम कहें अफ्रीका के किसी एक देश में है तो वह है अल्जीरिया। और यहां पर देखिए, जैसे मैंने कहा था ना, रेग और हमादा। रेग का मतलब क्या हो गया, बलुआ वाला या बालू के टीले, और हमादा का मतलब चट्टानी मरुस्थल। तो ध्यान से देखिए कि अगर सहारा का मरुस्थल है तो यहां पर एक पर्वत है, उसका नाम है अघर, अघर तिबस्ती। ये कुछ छोटे छोटे पर्वत यहां पर हैं। तो अघर और तिबस्ती अगर यहां पर हैं तो इसका मतलब है अगर ये मरुस्थल है तो हमादा होगा। हमादा मतलब चट्टानी मरुस्थल, रॉकी, एक आप कह सकते हैं कि मरुस्थल का एग्जाम्पल हो जाएगा या रॉकी डेजर्ट का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। थोड़ा समझ बन रहा है इसको लेकर के। और चूंकि ऊपर भूमध्य सागर है और यहां पर जो जलवायु पाई जाती है तो भूमध्य सागरी जलवायु, तो मैं कह सकता हूं कि अल्जीरिया में जो एटलस पर्वत है उसके उत्तर का इलाका सबसे ज्यादा फर्टाइल होगा, सबसे ज्यादा उत्पादक होगा। क्यों, पानी है। और यहां पर जो नदियां होंगी वो सदा नीरा नदियां होंगी, साल भर बहने वाली नदियां होंगी। और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अगर अल्जीरिया का निवास कर रहा होगा तो ये एटलस पर्वत के उत्तर में या टेल एटलस के उत्तर में। क्यों, पानी की उपलब्धता है, समुद्र है, व्यापार की संभावना है। और ये बड़ा इलाका एक खाली इलाका होगा, जहां कहीं थोड़ा बहुत पानी हो जाए वहीं पर आपको एक सेटलमेंट मिल सकता है। अदरवाइज एक बड़ा इलाका सुनसान, खाली, या डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन तुलनात्मक रूप से बहुत कम होगा। तो अल्जीरिया, है ना, विश्व का 10वां सबसे बड़ा देश और अफ्रीका का सबसे बड़ा देश, लार्जेस्ट इन अफ्रीका। और ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि सहारा के मरुस्थल का इस उत्तरी अफ्रीका में अगर सबसे ज्यादा विस्तार कहीं पर है तो वो है अल्जीरिया। चलिए, अब इसके भौगोलिक पॉइंट ऑफ व्यू से जैसा मैंने आपके सामने बात रखा, उत्तरी इलाका जो होगा, उत्तरी इलाका जो होगा वो तुलनात्मक रूप से हरा भरा होगा, और जो दक्षिण वाला होगा एक विशाल मरुस्थल होगा, है ना। तो वही पॉइंट यहाँ पर लिखा है। अफ्रीका का सबसे बड़ा एक देश है, 23 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास इसका क्षेत्रफल है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि भारत से लगभग लगभग 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है ना। विशाल सहारा का रेगिस्तान है, लगभग इस अल्जीरिया के 80% इलाके को ये कवर करता है। और तटीय क्षेत्रों में जो जलवायु होगी वो कैसी होगी, भूमध्य रेखा के पास है, और भूमध्य रेखी जलवायु का एक एग्जाम्पल है कहां पर, उत्तरी इलाके में। तो दो प्रकार की जलवायु हम कह सकते हैं, उत्तर में भूमध्य सागरीय जलवायु है और दक्षिण वाला इलाका एक रेगिस्तान का हिस्सा है। तो हम कह सकते हैं कि एक शुष्क प्रदेश के रूप में। ये इसको लेकर के एक समझ हो गई। अब यही है, इसमें एक जो पर्वत है उस पर्वत का नाम क्या है, टेल एटलस। एटलस पर्वत का ही विस्तार अल्जीरिया की तरफ है। इसके उत्तर वाले इलाके जो होंगे वो तुलनात्मक रूप से क्या होंगे, हरे भरे होंगे। तो यहाँ पर बीच में एक एटलस पर्वत हो गया। हमने थोड़ी देर पहले ये भी देखा था कि जो सहारा का मरुस्थल है यहाँ पर कुछ कुछ पठार जैसे भी निकले हुए हैं। तो इसका मतलब हो गया कि सहारा के मरुस्थल में कुछ हमको हाई प्लेटू भी मिलेंगे, कुछ पठारी क्षेत्र भी देखने को मिलेंगे। जो यहाँ पर नदियां होंगी, जो नदियां होंगी सदा नीरा, वो कहाँ होंगी, उत्तर की तरफ। और इसमें से अल्जीरिया में एक महत्वपूर्ण नदी है, उसका नाम है चीफ रिवर। ऐसे समझ लीजिए, चीफ रिवर, कहते हैं ना चीफ हो, है ना, चीफ ऑफ स्टाफ। तो चीफ रिवर एक नदी है, कहाँ बहती है, अल्जीरिया में, और कहाँ गिरती है, भूमध्य सागर में। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्रों की बात करूं, मरुस्थलीय क्षेत्रों की बात करूं, मरुस्थलीय क्षेत्रों की बात करूं मतलब यहाँ, तो यहाँ से जो नदियां निकलेंगी वो सदा नीरा ना होकर के सीजनल होंगी। और सीजनल होंगी तो मैं उनको वादीज कह सकता हूं। तो यहाँ जो नदियां होंगी, सहारा, अगर यूपीएससी कहता है कि अल्जीरिया के दक्षिणी हिस्से में, या कहता है अघर और तिबस्ती माउंटेन से जो नदियां निकलती हैं अल्जीरिया में वो सदा नीरा नदियां होती, तो स्टेटमेंट गलत होगा। सदा नीरा ना होकर के सीजनल होती हैं, जिनको हम वादीज कहते हैं।
लेकिन अगर कहेगा कि एटलस से नदियां निकलती हैं, है ना, और भूमध्य सागर की तरफ गिरती हैं, ये नदियां सदा नीरा होंगी, तो हाँ स्टेटमेंट सही होगा। तट के पास है, हवाएं आएंगी, पर्वत एक बाधक के रूप में होगा, हवाओं को ऊपर धकेलेगा, जलवाष्प ठंडा होगा, संघनन होगा, बादल बनेगा, वर्षा हो जाएगा। और एक महत्वपूर्ण सदा नीरा नदी कौन सी होगी? चीफ रिवर। और यहां पर जो नदी होगी वो वादीज का एग्जाम्पल होगी, और अगर वादीज होंगी तो नदियां निकलेंगी लेकिन इसी रेगिस्तान में कहीं गुम हो जाएंगी, और गुम हो जाएंगी तो जो नदी इस क्षेत्र से बहा था अपने साथ लवण को भी लेके गया था, और जब उसका वाष्पीकरण हो गया तो लवण का एक लेयर छूट जाएगा जिसका नाम था सेबखा। भारत में रन ऑफ कच कहते हैं, बताया था ना कि मोरक्को में इसको वेस्टर्न सहारा में या मोरक्को में इसको किस नाम से जाना जाएगा? सेबखा। तो अल्जीरिया में ऐसे बहुत सारे सॉल्ट प्लेन्स होंगे, ऐसे बहुत सारे कैसे होंगे? सॉल्ट प्लेन होगा, नमक के मैदान होंगे जिसको हम सेबखा के नाम से जानेंगे। और ये सेबखा कौन सी नदी बनाएगी? सदा नीरा या मौसमी नदियां बनाएंगी? मौसमी, जिसको हम वादी के नाम से जानेंगे। तो अल्जीरिया के मध्य और दक्षिणी वाले इलाके में हमको, है ना, मौसमी नदियां मिलती हैं जो कि सॉल्ट प्लेन बनाती हैं जिसको हम सेबखा के नाम से जानते हैं। ये है कुछ ऐसे, है ना, कि नदियां कहीं पर जाकर के गुम हो गई, वाष्पीकरण हो गया तो पानी चला गया, पीछे एक व्हाइट लेयर या लवण का एक लेयर छूट गया जिसको हम सेबखा के नाम से। तो अगर यूपीएससी कहता है कि सेबखा पाए जाते हैं, सेबखा का निर्माण होता है अल्जीरिया में, तो स्टेटमेंट सही होंगे, है ना। अब इसकी जलवायु के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जलवायु दो प्रकार की होगी, एक मरुस्थलीय और एक भूमध्य सागरीय, है ना। जो तटीय इलाके होंगे एटलस पर्वत के उत्तर में, टेल एटलस के उत्तर में भूमध्य सागरीय जलवायु, यानी कि शीत ऋतु की वर्षा, ग्रीष्म ऋतु में वर्षा का नहीं होना। और 80% इलाका यानी कि टेल एटलस के दक्षिण वाला वो मरुस्थल या सहारा के मरुस्थल का विस्तार होगा, एक बड़ा शुष्क क्षेत्र, है ना। अब यहां पर अगर कुछ हो सकता है तो वही हो सकता है जहां पर हमको कहीं पर कुछ पानी के छोटे छोटे इलाके मिल जाए, है ना, उन्हीं जगहों पे इनका विस्तार तुलनात्मक रूप से हो सकता है। अदरवाइज, है ना, एक बड़ा इलाका क्या होगा? एक बड़ा इलाका तुलनात्मक रूप से सूखा होगा। तो जहां जहां पर भी पानी कुछ इकट्ठा हो गया, जैसे सपोज करें कि ये अघर तिभस्ती माउंटेन है, यहां से कुछ नदियां निकली और कहीं पर पानी इकट्ठा हो गया तो उसको ओएसिस कहा जाएगा, है ना। जंगल में एक आप कह सकते हैं हरा भरा क्षेत्र पानी के आसपास, जैसे ये है ना, इसको ओएसिस कहा जाएगा। इन जगहों पे तुलनात्मक रूप से हमको कुछ सेटलमेंट देखने को मिलेंगे। तो यूपीएससी अगर आप पूछता है कि अल्जीरिया का मैक्सिमम पॉपुलेशन एटलस या टेल एटलस पत्थर के पर्वत के उत्तर में निवास करता है, तो स्टेटमेंट सही होगा। टेल एटलस पर्वत के दक्षिणी हिस्से में मानव बस्तियां, मानव भूगोल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो शहरों का विस्तार होगा या जनसंख्या जो रह रही होगी तुलनात्मक रूप से बहुत कम होगी। चलिए, अल्जीरिया के इसी हिस्से में अगर हम आ जाएं तो इसका मतलब ये हो गया कि अल्जीरिया के अधिकतर शहर कहां पर अवस्थित होंगे? भूमध्य सागर के पास। जैसे, है ना, इसका एक इंपॉर्टेंट शहर कौन सा हो गया? कैपिटल एल्जियर, उरान, कॉन्स्टेंटीन। तट के पास तो नहीं है लेकिन हाँ तट से थोड़ा अंदर की तरफ। तो ये तीन चार बड़े शहर होंगे जो कि यहाँ पर अवस्थित होंगे, उरान, एल्जियर, कॉन्स्टेंटीन, है ना। कहां पर अवस्थित है? भूमध्य सागर के पास। तो यहां पर हम कह सकते हैं एल्जियर्स जो कि कैपिटल है ना, किसका? अल्जीरिया का। एक इंपॉर्टेंट राजनीतिक रूप से एक पॉलिटिकल जगह हो गया। ओरान सेकंड मेजर सिटी, पोर्ट के पास अवस्थित है। तीसरा एक इंपॉर्टेंट सिटी कॉन्स्टेंटीन भी है, लेकिन कॉन्स्टेंटीन तट के पास अवस्थित ना होकर के थोड़ा सा तट से अंदर की तरफ है। इसको सिटी ऑफ ब्रिजेस के नाम से भी जाना जाता है। तो तीन शहर हो गए, ध्यान में रखिएगा, है ना। ओरान हो गया, एल्जियर हो गया और कॉन्स्टेंटीन हो गया। पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब बात करेंगे तो कॉन्स्टेंटीन, फिर उसके बाद अल्जियर्स, फिर ओरान, और उसके बाद आगे चल करके टेंजियर होगा, फिर उसके आगे जाके रबात होगा, कैसाब्लांका होगा, माराकेश होगा। मतलब इस तरीके से भी ध्यान में रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शहर। अब यहीं पर थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं तो देखिए जो अल्जीरिया है, तो मैंने कहा था कि बड़ा इलाका खाली होगा, है ना, सहारा का मरुस्थल। और यहाँ पर, है ना, तिब्बती नाम का एक माउंटेन है, और चूंकि पर्वत जैसा है तो वहां से कुछ नदियां निकलेंगी तो आसपास क्या होगा? ओएसिस बन सकता है ना, जंगल में कुछ हरा भरा इलाका हो सकता है। और वहां पर एक शहर अवस्थित है जिसका नाम है तमन रेस्ट, या एक इंपॉर्टेंट शहर तमन रासेट। तो तमन रासेट एक इंपॉर्टेंट सहारा के मरुस्थल में शहर अवस्थित है, कहां पर? अल्जीरिया। क्लियर है। तो ये कुछ शहरों के नाम या कुछ शहरों के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें जो कि इसके संदर्भ में है। राजनीतिक रूप से इसका कोई खास विवाद नहीं है, जो भी विवाद है इसका मोरक्को से है। और क्यों है? वेस्टर्न सहारा को लेकर के ये पोलिसारियो फ्रंट का सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको लेकर के भी हमारी एक समझ होनी चाहिए थी। तो ये हम लोगों ने देख लिया। तो कुल मिलाकर के अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर या अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अल्जीरिया।
अगर देखा जाए भूगोल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सहारा के मरुस्थल का मतलब अगर पूरे अफ्रीका में अगर सबसे ज्यादा विस्तार है तो इस क्षेत्र विशेष में है, और अल्जीरिया का 80% इलाका इससे ढका हुआ है। एटलस माउंटेन यहाँ पर है तो हाँ है। उत्तरी इलाके में भूमध्य सागरीय जलवायु है और बाकी जगह पे तुलनात्मक रूप से शुष्क है। अब एक जो इंपॉर्टेंट पक्ष है वो ये है कि अफ्रीका का जो देश है ये अल्जीरिया है ना, ये एक स्टेबल देश है, राजनीतिक रूप से स्थिर एक देश है, और यहाँ पर ऑयल और गैस के विशाल भंडार पाए जाते हैं। और पूरे नॉर्थ अफ्रीका में या अफ्रीका कह सकते हैं, गैस का और खास करके एलएनजी का सबसे बड़ा सप्लायर है। किसका? एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस का सप्लायर है। और प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा अगर कहा जाए कि सप्लायर है, निर्यातक है, तो वह है अल्जीरिया अफ्रीका में। तो इसका मतलब है कि ऑयल रिसोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, गैस के संसाधन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे रिच या सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? अल्जीरिया। ये ध्यान में आपको रखना है। और यूरोप अगर देखेंगे, यानी कि इस अल्जीरिया के उत्तर में अगर आप देश देखेंगे तो स्पेन है ना, पुर्तगाल है, फ्रांस है, इटली है। इन सब का ऊर्जा का एक मेजर अगर सोर्स अगर देखा जाए अफ्रीका से अगर कोई देश पूरा कर रहा है तो वह है अल्जीरिया। तो इसका मतलब है कि अल्जीरिया के यूरोपियन कंट्रीज के साथ एक बेहतर सहयोग है, और फ्रांस, इटली जैसे देशों को ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो थोड़ा सा आपको इनकी ऊर्जा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात मालूम होनी चाहिए कि अगर यूपीएससी कहता है कि नॉर्थ अफ्रीका में सबसे बड़ा ऑयल का उत्पादक है तो स्टेटमेंट गलत होगा, गैस बोलेगा तो स्टेटमेंट सही होगा। क्लियर है? और बाकी कुछ माइनिंग एक्टिविटीज होंगी, और मैंने कहा जैसे शुष्क इलाके हैं तो फॉस्फेट पाया जाएगा, तो अल्जीरिया में भी हमको फॉस्फेट के संसाधन देखने को मिलते हैं। और बाकी कृषि के पॉइंट ऑफ व्यू से जो तटीय इलाके होंगे वो ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। ये था अल्जीरिया। अब इस पे कुछ सवाल हो सकते हैं, या अल्जीरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। इसका किसी से कोई डिस्प्यूट नहीं है, वो सब चीजें मैंने आपके सामने बात रख दी है। अब अल्जीरिया किसका सबसे बड़ा है उत्पादक देखा जाए तो गैस का, ध्यान रखिएगा, ऑयल एंड नेचुरल गैस में। और सबसे बड़ा उत्पादक किसका है? गैस का। जैसे यहाँ पर लिखा है ना 1.4 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से, लेकिन सबसे ज्यादा क्या करता है? 80 बिलियन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गैस के रिजर्व्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक महत्वपूर्ण देश है, और अफ्रीका का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है और सबसे बड़ा निर्यातक भी है। और किनको निर्यात करता है? यूरोपियन कंट्रीज को, भूमध्य सागर से सटे हुए देशों को। ठीक है, तो ये ध्यान में आपको रखना है, ये पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। चलिए, अब इसमें कुछ सवाल बनेगा। क्या सवाल बनेगा? 2-3 सवाल मैं देख लेता हूं, बाकी आप लोग टेलीग्राम पे देखिएगा। 10 सवाल, लगभग 10-12 सवाल हैं अल्जीरिया को लेकर के, वो वहां अपलोड कर दिए। अल्जीरिया कहाँ लोकेटेड है? उत्तर में है ना। तो उत्तरी अफ्रीका का एक देश है, भूमध्य सागर से सटा हुआ है। इसका जो कैपिटल है, है ना, इसका जो कैपिटल है, इसका कैपिटल कौन सा है? अल्जीयर्स है। यहाँ पर आंसर भी दे ही दिया है। अल्जीरिया लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका बाई क्या? जनसंख्या के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। तो हमको मालूम है किसके दृष्टिकोण से? क्षेत्रफल, है ना, बताया था ना 23 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का है अफ्रीका का सबसे बड़ा देश। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। ये ध्यान में रखना है। विच डेजर्ट कवर्स मोस्ट पार्ट ऑफ अल्जीरिया? तो सहारा का मरुस्थल, 80% इसका इलाका सहारा के मरुस्थल में विस्तारित है। ऐसे करके सवाल हैं कुछ। ठीक है, इसको देख लीजिएगा कि कौन सी नदी है इंपॉर्टेंट, उसके बारे में बात रखे हैं, है ना। जैसे चीफ रिवर बताए थे ना, है ना, ये चेलिफ रिवर, चीफ रिवर, ये इसकी सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट जो भूमध्य सागर में गिरती है। किस तट के पास अवस्थित है? तो भूमध्य सागर के पास अवस्थित है। उत्तर में कौन सी जलवायु है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु। ऐसे कुछ कुछ सवाल जो बन सकते हैं, जो समझ होनी चाहिए इसको पढ़ने के बाद, ये ध्यान में रखना है। और ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपके सामने रखे हैं। ये है अल्जीरिया। अब अल्जीरिया से जब मैं आगे बढ़ता हूं तो बगल में ही अल्जीरिया के भूमध्य सागर से सटा हुआ एक देश हमको मिलता है, ट्यूनीशिया। और हमने मैप में क्या देखा था कि मोरक्को से जो एटलस पर्वत चला वो अल्जीरिया होते हुए ट्यूनीशिया तक आता है। कहां तक आता है? ट्यूनीशिया तक आता है। तो ट्यूनीशिया के उत्तर में भी एक पर्वत है, किसका? एटलस का ही विस्तार है। क्लियर है? अब इसको ध्यान से देखें, चूंकि भूमध्य सागर के पास अवस्थित है, भूमध्य सागर के पास अवस्थित है, तो इसकी जलवायु भूमध्य सागरीय होगी। लेकिन अगर मैं इस ट्यूनीशिया के दक्षिण 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 की तरफ आ जाऊं, है ना, तो यहां पर सहारा का मरुस्थल हो सकता है। तो सहारा का मरुस्थल का विस्तार अगर ट्यूनीशिया में कहीं पर होगा तो कहां होगा? दक्षिण की तरफ। बाकी अगर उत्तर की तरफ बात करूं तो मुख्यतः इसकी जलवायु भूमध्य सागरीय होगी, यानी कि वर्षा ठीक ठाक हो जाएगी। एक इंपॉर्टेंट देश, तुलनात्मक रूप से शांत है। 2011 के बाद थोड़ी अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हुई, लेकिन फिर भी आज के समय में अफ्रीका में तुलनात्मक रूप से पॉलिटिकली स्टेबल है। नाम है ट्यूनीशिया। तो अगर इसके भौगोलिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, अगर इसके भूगोल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए,
तो यहाँ पर बहुत सारी सदा नीरा नदियां होंगी और खास करके उत्तरी इलाके में खूब सारी नदियां होंगी, जैसे कि एक इंपॉर्टेंट रिवर है मजरदाह रिवर, मतलब बहुत ज्यादा याद नहीं करना है आपको, लेकिन हाँ सदा नीरा नदियां होंगी। अगर यहाँ पर वादीज होंगे साल के कुछ महीनों बहने वाले, तो नीचे वाले हिस्से में। अगर यहाँ पर मान लेते हैं साबखा होंगे, साबखा मतलब सॉल्ट प्लेन, तो ये नीचे वाले इलाके में होंगे, जहां पर कुछ सीजनल रिवर निकले और जाकर के कहीं पर बीच में ही इनलैंड ड्रेनेज का एग्जाम्पल बने, वाष्पीकरण हो जाए और पीछे लवण का एक लेयर छूट जाए, है ना। तो साबखा हो सकते हैं, सीजनल नदियां जिनको वादीज हैं कह सकते हैं, हो सकते हैं, लेकिन दक्षिणी इलाके में होंगे। क्लियर है। बाकी उत्तरी इलाके में तुलनात्मक रूप से वर्षा बेहतर होगी। तो जलवायु के दृष्टिकोण से ट्यूनेशिया बेहतर होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, खूब सारे हरे भरे इलाके होंगे, है ना, वही एटलस का फर्दर विस्तार होगा। और जो मुख्यतः यहाँ पर जलवायु पाई जाएगी वो भूमध्य सागरीय जलवायु होगी, मतलब साल के शीत ऋतु में तुलनात्मक रूप से वर्षा होगी। जो दक्षिणी हिस्सा होगा वो मरुस्थल का हिस्सा होगा। तो इसका थोड़ा सा फिजियोग्राफी हो गया, इसकी एक हमारी समझ बन गई कि ट्यूनीशिया का उत्तरी और मध्य इलाका तुलनात्मक रूप से वर्षा या नमी वहां पर ज्यादा है। क्यों? क्योंकि भूमध्य सागर के करीब है। दक्षिणी हिस्सा सहारा के मरुस्थल का ही फर्दर विस्तार है। तो ट्यूनीशिया की स्थलाकृति को लेकर के थोड़ी एक समझ बन गई। अब ट्यूनीशिया में कुछ इंपॉर्टेंट शहर है। इसका जो कैपिटल है वो ट्यूनिस है ना, ट्यूनिस है एक इंपॉर्टेंट, है ना, राजधानी है, राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र है। अगर देखा जाए तो दूसरा एक इंपॉर्टेंट शहर जो है उसका अगर देखा जाए तो नाम क्या है, सेफेक्स। एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है, इंडस्ट्रियल सिटी है, उद्योग धंधों के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। और एक ऊपर एक शहर है सूस नाम से जाना जाता है, टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है या उसका हब है। ये 3 शहर है ट्यूनीशिया के, और तीनों को अगर लोकेशन देखें तो तुलनात्मक रूप से कहाँ है, तट के पास अवस्थित है ना, क्योंकि वर्षा की मात्रा ज्यादा है तो बड़े पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सकता है। तो 3 शहर हो गए, उत्तर में एक शहर हो गया इसका जो इसका कैपिटल है, नाम क्या है, ट्यूनिस। और एक शहर हो गया कौन सा, सफक्स। और तीसरा एक शहर और क्या हो गया, सोसे। किसके लिए फेमस है, टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो आज अगर हम कहें कि ट्यूनीशिया में कुछ राजनीतिक विवाद या कन्फ्लिक्ट जैसे स्थितियां हैं, तो जो भी है वो आंतरिक स्थिति है, लेकिन कोई बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट जैसा स्थिति नहीं है ना। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ सवाल अगर आपसे ट्यूनीशिया के बारे में भी अगर मैं आप रखूं, तो ट्यूनीशिया इज लोकेटेड इन विच पार्ट, तो उत्तरी अफ्रीका का हिस्सा होगा। इसके उत्तर और पूर्व में कौन सा समुद्र अवस्थित है, तो भूमध्य सागर अवस्थित है ना। ट्यूनीशिया अपना बॉर्डर किसी के साथ शेयर करता है, तो अगर आप इसके बॉर्डर को देखें तो किसके साथ शेयर करेगा ये, मुख्यतः अगर ये ट्यूनीशिया का लोकेशन अगर आप देखें तो एक लीबिया के साथ बॉर्डर शेयर करेगा और दूसरा अल्जीरिया के साथ बॉर्डर शेयर करेगा। तो 2 देश हैं जिनके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है, अल्जीरिया और दूसरा है लीबिया। क्लियर है। ये सवाल पूछा है आपसे या एक सवाल आपके सामने रखा गया है कि कौन सा शहर है या कौन सा ये शहर है जिसके साथ ये बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो यहाँ पर जो बॉर्डर शेयर कर रहा है वो जो देश है ना, इस बॉर्डर शेयर करता है 2 देशों के साथ। और यहाँ सवाल पूछ रहा है कि ट्यूनीशिया अपना वेस्टर्न बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, तो ट्यूनीशिया के पश्चिम में अल्जीरिया है और पूरब की तरफ लीबिया है। तो यहाँ आंसर क्या, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, अल्जीरिया, है ना। 2 ही देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। जो दक्षिणी पार्ट है ट्यूनीशिया का, क्या वो मरुस्थल का हिस्सा है, तो हाँ, कौन से मरुस्थल का विस्तार है, सहारा का मरुस्थल। इस तरीके से कुछ सवाल यहाँ रखे गए हैं, आप इसको देखिएगा, है ना, देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। मैं इसको टेलीग्राम वाले चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहां से आप लोग इस सारे सवाल को मतलब यहाँ पढ़िएगा और वहां जाकर के सवाल देख लीजिएगा। तो ये ट्यूनीशिया है। जलवायु के दृष्टिकोण से इसके बारे में बात कर ही लिए हम। अगला जो एक बड़ा देश है ट्यूनीशिया के बगल में, उस देश का नाम है लीबिया। कौन सा देश है, लीबिया। और ये इसमें हमको तीनों चीजें करनी पड़ेंगी, इसका भौतिक भूगोल भी, इसके कुछ इंपॉर्टेंट शहरें भी, और लगातार लीबिया में राजनीतिक या सिविल वॉर की स्थिति है। तो ऐसे में थोड़ा सा लीबिया के संदर्भ में थोड़ी समझ होनी चाहिए कि क्या मसला है ना, किन किन क्षेत्रों के बीच में लड़ाई चल रही है, कौन कौन से पावर स्ट्रगल्स हैं या कौन कौन से फोर्सेज हैं जो आपस में लड़ाई कर रहे हैं या विवाद की स्थिति क्रिएट कर रहे हैं। अगर हम लीबिया को देखते हैं तो अब लीबिया में ये स्टेटमेंट नहीं देना है कि एटलस पर्वत का विस्तार लीबिया तक है, वो लास्ट था ट्यूनीशिया तक। यानी कि एटलस पर्वत जो मोरक्को में शुरू हो रहा था पूरा अल्जीरिया क्रॉस करते हुए ट्यूनीशिया तक आता है। अगर कहे लीबिया तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब अगर हम इस लीबिया के लोकेशन को देखें तो इसका मतलब है कि यहां से कर्क रेखा गुजर रही है, एक बड़ा इलाका मरुस्थली होगा। तो लीबिया का एक बड़ा हिस्सा क्या होगा, मरुस्थल होगा। सहारा का मरुस्थल, लीबियन मरुस्थल के नाम से इस क्षेत्र विशेष में जाना जाता है। अब इसका जो उत्तरी इलाका होगा जो कि भूमध्य सागर के पास होगा, यहाँ पर कोई ठंडा पानी तो है नहीं, इसका मतलब है कि इस पार्टिकुलर
है ना, जगह से, या आप कह सकते हैं कि समुद्र से वाष्पीकरण होगा तो यहाँ वर्षा हो सकती है, और ये वर्षा होती है मुख्यतः शीत ऋतु में, और इसी को हम भूमध्य सागरीय जलवायु कहते हैं। तो यहाँ पर हमने कहा कि लीबिया की भी जलवायु कौन सी है, भूमध्य सागरीय। तो मैंने आपके साथ अफ्रीका में कौन कौन से देश कहे हैं जहां भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, अगर स्टेटमेंट होगा लीबिया, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को, तो स्टेटमेंट सही होगा। वेस्टर्न सहारा गलत, क्योंकि वेस्टर्न सहारा भूमध्य सागर से नहीं, अटलांटिक महासागर से, है ना। तो ऐसे करके कुछ कॉम्बिनेशन के सवाल होंगे। तो लीबिया की जलवायु तटीय इलाकों में भूमध्य सागरीय होगी और बाकी इसका बड़ा हिस्सा मरुस्थलीय क्षेत्र होगा, है ना, वो आपके सामने है। तो कह सकता हूं कि ये जो है इसका उत्तरी इलाका भूमध्य सागरीय जलवायु वाला होगा, भूमध्य सागरीय जलवायु, शीत ऋतु की वर्षा, और बाकी इसका जो बड़ा इलाका होगा वो मुख्यतः शुष्क इलाका होगा। और शुष्क इलाका होगा तो अब यहीं पर एक छोटा सा पॉइंट आपके सामने रखते हैं। देखिए लीबिया में आज से हजारों साल पहले इसकी जलवायु ऐसी नहीं थी, तुलनात्मक रूप से वर्षा ज्यादा होती थी। तो जब वर्षा हुई होगी तो नीचे जो भूमिगत जल होगा वो उस समय खूब रिचार्ज हुआ होगा, और रिचार्ज हुआ होगा तो हजारों सालों का पानी, है ना, जमीन के नीचे एकत्रित है, और आज लीबिया का एक बड़ा इलाका इसी पानी को इस्तेमाल करके, है ना, अपनी जरूरतों को पूरा कर रहा है। ऐसे पानी को फॉसिल वाटर के नाम से जाना जाता है। फॉसिल मतलब प्राचीन पानी, और इसी को कहा गया ग्रेट मैन मेड रिवर प्रोजेक्ट, है ना। ग्रेट मैन मेड रिवर प्रोजेक्ट का मतलब कि लीबिया के भूगर्भीय हिस्से में, या अगर कह सकते हैं कि नीचे भूगर्भ में जो पानी अवस्थित है उसका दोहन किया जाए। रिचार्ज तो हो नहीं सकता, क्यों, लीबिया का एक बड़ा इलाका मरुस्थल है। तो जो इतिहास में पानी यहाँ एकत्रित हुआ है उसका लगातार लीबिया दोहन कर रहा है, और दोहन करके अपने शहरों के पानी की जरूरतों को पूरा कर रहा है, और इसी का नाम रखा है ग्रेट मैन मेड रिवर प्रोजेक्ट। वर्ल्ड लार्जेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, और ये करता क्या है, फॉसिल वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। फॉसिल वाटर मतलब हजारों साल पहले पानी जो नीचे भूमिगत जल का हिस्सा बना था उसको निकालता है, और लीबिया के शहरों में या कृषि के पॉइंट ऑफ व्यू उसकी जरूरतों को पूरा करता है। नाम क्या है, ग्रेट मैन मेड रिवर प्रोजेक्ट। तो यूपीएससी आपसे पूछे फॉसिल वाटर क्या होता है। फॉसिल का मतलब होता है ना कि कोई चीज जैसे लकड़ी है वो कोयले में कन्वर्ट हो जाए तो इसको फॉसिल कहेंगे, यानी कि लाखों सालों से जो, है ना, लकड़ी दबते दबते हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर से लकड़ी पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट जैसे कोयले में तब्दील हो गई। ऐसे ही जो पानी अत्यंत प्राचीन समय से भूमिगत जल का हिस्सा है उसको हम फॉसिल वाटर के नाम से जानते हैं। तो आज लीबिया का बड़ा हिस्सा मरुस्थल है, तो उन शहरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत कहता है कि लाखों साल पहले लीबिया की जलवायु तुलनात्मक रूप से शुष्क न होकर के वर्षा वाली रही होगी। तो भूमिगत जल में जो पानी रिचार्ज हुआ है उस पानी को निकालते हैं, और लीबिया के जो शहर हैं, त्रिपोली है, मिस्त्रा है, बेंगजाई है, या अन्य जो भी शहरें हैं, या कृषि के पॉइंट ऑफ उसकी जरूरतों को पूरा करते हैं। भूमिगत जल निकालते हैं लेकिन रिचार्ज तो नहीं हो सकता क्योंकि सूखा इलाका है। ऐसे पानी को हमने कहा फॉसिल वाटर। क्लियर है। इसी का नाम रखा है ग्रेट मैन मेड रिवर प्रोजेक्ट। ठीक है, कहां पर है, लीबिया में। ध्यान में रखिएगा ये, है ना। तो एक तरीके से जब तक ये भूमिगत जल है तब तक लीबिया की जरूरतें प्रभावी रूप से पूरी हो रही है ना। यही है। तटीय क्षेत्र क्या होगा, तुलनात्मक रूप से हरा भरा होगा, और बाकी के जो बीच वाले इलाके होंगे तुलनात्मक रूप से शुष्क होंगे, मरुस्थल का ही विस्तार होंगे। चलिए, तो लीबिया की फिजियोग्राफी को लेकर के भी हमारी समझ बनी। अब लीबिया जो है, जैसे अल्जीरिया है उसके पास ऑयल और गैस के विशाल भंडार है, वैसे ही लीबिया के पास भी ऑयल और गैस के विशाल भंडार है ना। और यही लीबिया की अर्थव्यवस्था का बैकबोन भी है, उसकी अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण राजस्व का केंद्र भी। क्या, ऑयल और गैस के विशाल भंडार। क्लियर है। अब अगर ऐसा है, रिसोर्सेज यहां पर है, तो यहां पर अफ्रीका का वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व यहां पर है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का, और यही इसके लिए समस्या भी है, क्योंकि हर कोई इस रिसोर्स को कंट्रोल करना चाहता है। यहां पर दो इंपॉर्टेंट शहर हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी लीबिया एक इंटरनल कन्फ्लिक्ट, आंतरिक विवाद से या आंतरिक गृह युद्ध की स्थिति से गुजर रहा है, और गृह युद्ध की स्थिति से गुजर रहा है तो दो पावर सेंटर्स हैं, है ना, लीबिया में। एक इंपॉर्टेंट शहर है बेंगजाई, है ना, ध्यान रखिएगा, और दूसरा एक इंपॉर्टेंट शहर कौन सा हो गया, त्रिपोली। तो यहां पर बेंगाजी या त्रिपोली जो शहर है, एक पावर सेंटर यहां पर है और दूसरा पावर सेंटर यहां है। दोनों एक दूसरे के एरिया को कंट्रोल करना चाहते हैं, पूरे लीबिया को कंट्रोल करना चाहते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया में लीबिया एक सिविल वॉर से गुजर रहा है। क्लियर है। तो यहां पर थोड़ा सा इसको लेकर के आपको समझना पड़ेगा
कि लीबिया में जो ऑयल और गैस के विशाल भंडार हैं यही इसके लिए है ना समस्या का कारण बन गया। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका जो है उसमें 2 पावर सेंटर्स हैं। एक पावर कहाँ से ऑपरेट हो रहा है? बेंगाज़ी से, है ना? या बेंगाज़ी से, और दूसरा पावर सेंटर कहाँ से ऑपरेट हो रहा है? त्रिपोली से। तो जो बेंगाज़ी से ऑपरेट हो रहा है वो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल स्टेबिलिटी है। यहाँ पर जो लोग चुन करके आए हैं, है ना? या चुन करके आए हैं उसके विरुद्ध में जो फौज है वो यहाँ पर सत्ता या लीबिया में अपनी सत्ता को स्थापित कर ली है इस हिस्से में। तो जो लीबियन नेशनल आर्मी है उसके द्वारा जो लीबिया के इलाके को कंट्रोल किया जा रहा है वो किस इलाके से किया जा रहा है? वो किया जा रहा है बेंगाजी के क्षेत्र से, यानी कि लीबिया के पूर्वी हिस्से से। जो वहां की चुनी हुई सरकार है ना, वो त्रिपोली में है, त्रिपोली इसका कैपिटल है। वो जो वहां से अप्रोच हो रही है उसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी। इसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल स्टेबिलिटी। हम लीबिया को स्टेबिलिटी देंगे और ये कह रहे हैं कि यूनिटी देंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी जो चुनी हुई सरकार है ना, और दुनिया भर में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो रिकॉग्नाइज्ड है वो ये चुनी हुई सरकार है। इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है। और कन्फ्लिक्ट क्या है? त्रिपोली और बेंगजाई के बीच में कहा जाता है ऑयल क्रिसेंट। ऑयल मतलब है कि अर्धचंद्राकार आकृति में ऑयल के विशाल भंडार है। दोनों एक दूसरे पे अटैक करते हैं ताकि इस ऑयल के भंडार पे कंट्रोल किया जा सके। क्लियर है? तो लीबिया में क्या आंतरिक कन्फ्लिक्ट चल रहा है? तो हाँ, आंतरिक कन्फ्लिक्ट चल रहा है। उसका आधार क्या है? ऑयल और गैस के विशाल भंडारों पे कंट्रोल करना। किसके किसके बीच में? चुनी हुई सरकार के बीच में और वहां की फौज के बीच में। फौज किस एरिया से ऑपरेट कर रही है? बेंगाजी के क्षेत्र से। और जो चुनी हुई सरकार है वो कहां से ऑपरेट कर रही है? त्रिपोली के क्षेत्र से। तो यहाँ पर थोड़ा सा लीबिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी समझ होनी चाहिए। ये मैंने एक कन्फ्लिक्ट जो इनके बीच का विवाद है वो विवाद आपके सामने रखा। तो एक तरफ त्रिपोली है, एक तरफ बेंगाजी है, और बीच में कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं जिसको हम कहते हैं क्रिसेंट, अर्धचंद्राकार आकृति। उसमें एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है सरते, ऑयल और गैस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑयल और पेट्रोलियम इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू। दोनों लगातार एक दूसरे के इलाकों को कंट्रोल या इस क्षेत्र विशेष को कंट्रोल करने को लेकर के प्रयास करते हैं, जिससे लगातार संकट या युद्ध की स्थिति इस क्षेत्र विशेष में बनी हुई है। ठीक है? तो एक लीबिया का भी विवाद हम लोगों ने देख लिया। अब थोड़ा सा सवाल देख लेते हैं लीबिया का, कि लीबिया इज ए मेजर प्रोड्यूसर, है ना, किसका? पेट्रोलियम का। गैस का सबसे बड़ा कौन सा है ना, अल्जीरिया है। लीबिया को समटाइम, है ना, इंक्लूडेड इन विच अफ्रीकन सब रीजन, तो किसका हिस्सा है? तो मागरेब का क्षेत्र। मागरेब क्या होता है? ये मागरेब का क्षेत्र ये होता है, जैसे अगर मैं आपके सामने बात रखूं कि अफ्रीका है, जो अफ्रीका का देश है, मतलब मागरेब जो है वो एक अरबिक शब्द है और इसका मतलब होता है पश्चिम के देश, पश्चिम की तरफ के देश। तो ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और मोरक्को, इन 3 देशों को मागरेब का क्षेत्र कहा जाता है। लेकिन इसके साथ साथ जो लीबिया है, लीबिया को भी माना जाता है कि मागरेब का क्षेत्र है, क्योंकि पश्चिम की तरफ का एक देश है। तो अफ्रीका के पश्चिमी इलाके में जो देश अवस्थित हैं उसमें लीबिया भी है, उसमें ट्यूनीशिया भी है, उसमें अल्जीरिया भी है, उसमें मोरक्को को भी काउंट किया जाता है, और कई बार मॉरिटेनिया को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। इन देशों को मिला करके हम इसको मागरेब के क्षेत्र के नाम से जानते हैं, मतलब अफ्रीका के पश्चिम की तरफ के देश। क्लियर है? तो यहां पर स्टेटमेंट वही था कि क्या लीबिया को मागरेब का क्षेत्र कहा जा सकता है? तो हाँ, मागरेब का जो अरबिक शब्द है उसका जो मतलब है वो है पश्चिम की तरफ का एक देश। तो हाँ, मागरेब का क्षेत्र है। और बाकी साहेल आगे जब चर्चा करेंगे तो बताएंगे, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में चर्चा करेंगे तो बताएंगे, और नील बेसिन या नील नदी तो यहाँ से बहती नहीं, तो ये तीनों नहीं होगा, मागरेब का क्षेत्र। बाकी क्वेश्चंस इसको देखिएगा, है ना, टेलीग्राम में इसको अपलोड कर देंगे, है ना। इसको पढ़ने के बाद देखिएगा कि सवाल होता है कि नहीं। मतलब मेरा अप्रोच ये है कि मैं आपके साथ भौतिक भूगोल की चर्चा करूं, मैं आपके साथ मानव भूगोल की चर्चा करूं, और जो भी विवादित या डिस्प्यूट्स इस क्षेत्र विशेष में उसकी चर्चा करूं, और उसके बेसिस में कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, और फिर लास्ट में जब ये पूरा उत्तरी अफ्रीका वाला हिस्सा देख लेंगे तो ये देखेंगे कि यार यूपीएससी ने पिछले कुछ वर्ष में सवाल क्या पूछा है। तो उम्मीद करता हूं कि थोड़ी समझ इसको लेकर के बनी होगी आपको लेकर के, है ना। अब ऐसे ही बाकी भी है, सूडान भी है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि क्लास किस तरह से चलेगी, ये क्लास किस तरह से चलेगी। अब देखिए इजिप्ट वाला है, इजिप्ट के बारे में थोड़ा अब इस क्लास को स्टॉप करता हूँ, है ना। उम्मीद करता हूँ कि समझ तो बन गई होगी कि अप्रोच क्या होगा। अब इसी में मान लेते हैं कि इजिप्ट है।
ये इजिप्ट का एक बड़ा मसला ये है कि इजिप्ट में जो नाइल रिवर है, जो कि दुनिया की सबसे लंबी नदी भी है और अफ्रीका का लाइफलाइन भी है, ये नदी का एक हिस्सा इथोपिया से बहता है। और अभी हाल ही में इथोपिया ने इसमें जो है वो कहा है कि ग्रैंड इथोपियन रेनेसेंस डैम बनाएंगे, और डैम बनाएंगे जिसको लेकर के इजिप्ट और इथोपिया के बीच में विवाद है। इजिप्ट के लिए लाइफलाइन है, उसके जो जितने भी शहर यहाँ पर अवस्थित हैं उसके लिए पानी का स्रोत ही नील है। इजिप्ट का जितना भी मैक्सिमम पॉपुलेशन है 80% से ज़्यादा वो नील नदी के किनारे रहता है। और अगर नील नदी पे डैम बना दे इथोपिया, तो इजिप्ट को भय ये होगा कि जो पानी की सप्लाई हमको होती है वो रुक जाएगी, और रुक जाएगी तो संकट की स्थिति। तो हाल ही में इजिप्ट और इथोपिया के बीच में एक विवाद की स्थिति क्रिएट हो गई, जिसको हम नील नदी का विवाद कह सकते हैं। कारण ग्रैंड इथोपियन रेनेसेंस डैम एक प्रपोज डैम है जो इथोपिया के द्वारा प्रपोज किया गया है। एक मसला इथोपिया और ऊपर एक देश है ना, इसका नाम है एरिटेरिया। इनके बीच में टिग्रे नाम का एक क्षेत्र है, इसको लेकर के भी एक विवाद है। तो चर्चा करूंगा इसके बारे में, ऐसे कुछ विवाद इस क्षेत्र विशेष में यूपीएससी पूछ सकता है, टिग्रे रीजन क्या है, क्या विवाद है, किन किन देशों के बीच में विवाद की स्थिति है। तो ये एक ऐसा। अब इतना करने के बाद सेम सिचुएशन क्या होगा, इजिप्ट पे सवाल करें कुछ, है ना, 8-10 सवाल इसको लेकर के देखें, ये कर लेंगे। और इसके बाद अब हम जैसे हमने पूरा उत्तरी अफ्रीका कर लिया, सपोज करिए हमने वेस्टर्न सहारा कर लिया, मोरक्को कर लिया, अल्जीरिया कर लिया, ट्यूनीशिया कर लिया, लीबिया कर लिया और इजिप्ट कर लिया। मान लेते हैं कि हमने इतने सारे देश कर लिए, और चूंकि सूडान भी इसका हिस्सा है, हमने ये सब कर लिया। तो हमको अब ये देखना है कि यार पिछले 10 सालों में अगर मैप का सवाल यूपीएससी ने पूछा है इस क्षेत्र से, तो उसका लेवल क्या है, उसका स्तर क्या है। जैसे मैं आपके सामने ये सवाल रख रहा हूं, अब देखिए इसको, कैसा सवाल है ये। नॉर्दर्न अफ्रीका लाइज मेनली बिटवीन विच टू मेजर फिजिकल फीचर्स। उत्तरी अफ्रीका मुख्यतः किन दो भौतिक विशेषताओं के बीच अवस्थित है, अटलांटिक और साहेल रीजन, मेडिटेरियन और सहारा क्षेत्र। तो एक तरफ अफ्रीका के उत्तर में क्या है, अफ्रीका के उत्तर में भूमध्य सागर है ना, उत्तरी अफ्रीका के देशों के उत्तर में भूमध्य सागर है, और नीचे सहारा का मरुस्थल है। इसके बीच में दो देश अवस्थित हैं, वो मुख्यतः नॉर्थ अफ्रीका के देश है। शुरुआत मैंने यही कहा था कि जो देश हैं ये सहारा मरुस्थल और उसके उत्तर में अवस्थित है। तो ये एक सवाल पूछा यूपीएससी ने, कितना आसान सवाल है ये। एक सवाल ये पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट यूजुअली इंक्लूडेड इन नॉर्दर्न अफ्रीका। इनमें से कौन से देश हैं जो सामान्यतः उत्तरी अफ्रीका में शामिल नहीं किया जाता है, मोरक्को, अल्जीरिया, नाइजीरिया, ट्यूनीशिया। तो हमने नाइजीरिया तो नहीं किया, कितना आसान सवाल है, नाइजीरिया। ऐसे एक सवाल पूछा आपसे, एटलस माउंटेन इनमें से किन देशों से होकर के गुजरता है, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। अभी देखा था हम लोगों ने, लीबिया साथ में होता तो स्टेटमेंट गलत, लीबिया गलत, लीबिया गलत, और लीबिया के और पूरब की तरफ इजिप्ट गलत। ये सवाल था, रिलेटिवली बहुत ही आसान सवाल था। मैं कहूंगा कि बहुत आसान है, थोड़ा सा जो हमने डिटेलिंग, मैंने ज्यादा अभी डिस्कशन भी आपसे नहीं किया है, लेकिन इतना करके भी ये सवाल सारे हो रहे हैं। ये पूछा यार अफ्रीका के बारे में सवाल, और देख लेते हैं। विच डिजर्ट डोमिनेट्स द फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ नॉर्दर्न अफ्रीका। कौन सा डिजर्ट है जो पूरे इस उत्तरी अफ्रीका में सबसे बड़ा है, सहारा का मरुस्थल है। बार बार यही चर्चा करते हुए आए। कुछ और सवाल देखिए, है ना, ये कह रहा है 2016 का सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज इनटू मेडिटेरेनियन ओशन। इनमें से कौन सी नदी भूमध्य सागर में बहती है। चलिए बाकी तो नहीं देखें, लेकिन नील नदी तो देखें, ये भूमध्य सागर में जाकर के बहता है, थोड़ा चर्चा किए। 2018 का एक सवाल है कि इनमें से कौन सी विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज लाइज इन मागरेब रीजन। मागरेब अभी बताए, अफ्रीका के पश्चिम की तरफ अवस्थित देश, भूमध्य सागर के पास पश्चिम की तरफ अवस्थित देश। तो यहाँ पर इजिप्ट, सूडान, लीबिया लिखा है, तो मैंने आपको बताया कौन सा, लीबिया हो गया, ट्यूनीशिया हो गया, है ना, अल्जीरिया हो गया, मोरक्को हो गया। अब यहाँ पर इजिप्ट कहेगा, सूडान कहेगा, तो सूडान गलत है, इजिप्ट से शुरू माना जाता है इसके बाद से, है ना। चार्ट भी गलत है, नाइजर भी नहीं होगा, है ना। इथोपिया, एरिट्रिया, सोमालिया भी आंसर, मतलब रिलेटिवली आसान है। तो अगर आपने मागरेब शब्द सुना है तो बड़े आराम से सवाल किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स कनेक्ट द मेडिटेरेनियन सी विद द अटलांटिक ओशन। भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली कौन सा एक जल संधि है। तो अभी बताए थे, मोरक्को के उत्तर में और स्पेन के बीच में एक पतला सा जल विभाजक रेखा 18 किलोमीटर का, उसका नाम क्या है, जिब्राल्टर का स्ट्रेट। ये आसान सा सवाल है। 2020 में स्वेज कैनाल, है ना, किसको किसको कनेक्ट करता है, तो लाल सागर। अभी आपके साथ ये चर्चा नहीं किए, लेकिन इजिप्ट में देखिए लाल सागर, और दूसरा क्या है, भूमध्य सागर। ये सवाल है यार, इतना आसान सा, इन दोनों को जोड़ता है।
ये 2022 का एक सवाल है अफ्रीका वाले हिस्से से कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग अफ्रीकन कंट्रीज हैज कोस्टलाइन ऑन बोथ द मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी। इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो लाल सागर से भी जुड़ा हुआ है और भूमध्य सागर से भी जुड़ा हुआ है? तो इजिप्ट होगा ये, है ना। इजिप्ट लाल सागर के पास भी है, भूमध्य सागर के पास भी है। ये सवाल है, ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे। ये हमारा अप्रोच है, इस तरीके से हम कवर करेंगे सारे देशों को। ये पूरा मैप का सेक्शन है ना। और इतना अगर कर लेंगे आप, तो मैंने आपके सामने सवाल रखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इस क्षेत्र से जो 10 सालों में आए वो रखा। उम्मीद करता हूं कि ये सवालों को देख करके लगा होगा कि यार सवाल बहुत आसान है, थोड़ा सा मैप को अच्छे से कर लिया जाए, मतलब एक हॉलिस्टिक तरीके से कर लिया जाए, तो विश्वास करें 10 सवाल आपके। और ये हमको छोड़ना भी नहीं चाहिए, सबसे आसान सवाल है। देखिए ना, कॉम्बिनेशन क्या है, कुछ कॉम्बिनेशन नहीं है, सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, रिलेटिवली तुलनात्मक रूप से आसान सवाल है। तो आने वाले समय में आपसे मुलाकात होगी और खूब अच्छे से पढ़िए। इन केस कोई दिक्कत हो, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो, पढ़ने को लेकर के, फाइनेंशियली कुछ भी दिक्कत हो, है ना, वेबसाइट पे नंबर दिया हुआ है, नंबर भी आप लोगों को बताए हैं, उस नंबर पे फ़ोन करिए, बात करिए, लेकिन अच्छे से पढ़िए। आप लोगों के लिए एक शानदार कोर्स डिज़ाइन किए हैं, इसका जितना मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं वो बेनिफिट लीजिए। चलिए, आने वाले समय में आपसे मुलाकात होगी। ऑल द बेस्ट।